गोल्ड मत खरीदो, ये अपील करने के पीछे मोदी जी का रीजन क्या है? और गोल्ड खरीद लेंगे तो उससे हमारी इकोनॉमी में नेगेटिव इम्पैक्ट क्या आ जाएगा? मुझे थोड़ा उम्मीद था कि ये 2-3 महीने पहले हो जाना चाहिए। इंडिया को गोल्ड की जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसमें से कितना प्रतिशत मैं बोलूं कि हम बना लेते हैं और कितना हमको इम्पोर्ट करना पड़ता है? इंडिया की जो टोटल ज्वेलरी कंजम्पशन है लगभग 1300 से 1400 टन ज्वेलरी इंडिया में बिकता है। इंडिया की जो गोल्ड की रिक्वायरमेंट है वो है 1000 से 1100 टन की। हम एवरी ईयर 700 से 800 टन हम गोल्ड इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसका लास्ट ईयर का जो डाटा है 72 बिलियन का हमने गोल्ड इंपोर्ट किया। इंपोर्ट किन किन कंट्रियों से होता है मेजरली? मैक्सिमम इंपोर्ट होता है। कि सर अभी नया गोल्ड नहीं खरीदेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा हमारा? जैसे शादी है, गोल्ड चाहिए, या मुझे इन्वेस्ट करना है, गोल्ड चाहिए। तो हमारा देश में आज बहुत गोल्ड है, यूं ही हम अपने देश को सोने की चिड़िया नहीं बोलते। तो हमारा देश में आज लगभग 35,000 से 40,000 टन सोना है, जो दुनिया के सबसे लार्जेस्ट गोल्ड स्टोरेज अगर बोला जाए तो हमारे पास है। और इस बार जो बंगाल में बीजेपी का बहुत बड़ा जीत हुआ ना, उसमें सबसे बड़ा रोल। अगर जनता मोदी जी की बात 2-3 महीने बाद मानना बंद कर दे तो फिर सरकार क्या करेगी? देखिए, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट बहुत कड़े कदम उठा सकते हैं। तो अब एक आम आदमी क्या करे? उसके पास क्या ऑप्शन रह गए? मैं हाथ जोड़ के आपके साथ जरिए अनुरोध करूंगा कि आप प्लीज आपकी जो जरूरत की ज्वेलरी है ना, उसको खरीदना बंद मत करिए। सर, ये जो मोदी जी ने अभी 1 साल की अपील की है, ये 1 साल के अंदर मामला ठंडा होगा या ये थोड़ा आगे भी बढ़ सकता है? आपकी क्या प्रेडिक्शन है? 1 साल में खत्म होने का। नॉर्थ और साउथ के बिहेवियर में क्या फर्क है गोल्ड बाइंग में? आपका पॉडकास्ट देख के जा रहा है ज्वेलरी खरीदने, तो आप उसको क्या बोलोगे? क्या क्या चीजों का ध्यान रखे जिससे उसके साथ कोई फ्रॉड ना हो? कि ये 3 चीजों की वजह से मैं ये सब कर पाया, ये 3 चीजें थी। कुछ सक्सेस फैक्टर बताना चाहे? गोल्ड इंडिया के लिए असेट नहीं, इमोशन है। ये शादी के घर की रौनक भी है, आपका स्टेटस भी है, आपका इन्वेस्टमेंट भी है और आपकी इमरजेंसी का फंड भी। और मोदी जी ने कह दिया नया गोल्ड मत लो, तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल आ गए। यार, मोदी जी ने नया गोल्ड लेने के लिए क्यों मना किया? और हमारे नया गोल्ड लेने से इकोनॉमी में क्या दिक्कत आ रही है? और मोदी जी की इस अपील के बाद जो ज्वेलरी इंडस्ट्री है और उसमें काम करने वाले 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, उनके जीवन पे क्या फर्क पड़ा? अगर मोदी जी की अपील अगर लोग बाग नहीं मानेंगे तो फिर मोदी जी आगे क्या करेंगे? इंडिया कितना गोल्ड इंपोर्ट करता है, कितना खुद बनाता है, किस किस कंट्री से इंपोर्ट करता है? इंडिया के घरों में, मंदिरों में कितना सोना पड़ा हुआ है? और क्या इस संकट की घड़ी में वो हमारे काम आ सकता है? एक आम आदमी इस संकट की घड़ी में क्या करे? खरीदे ना खरीदे, क्या करे? इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे पॉडकास्ट पे है एक वेरी स्पेशल गेस्ट, मिस्टर SS आलम, जिनको गोल्ड इंडस्ट्री में 30 सालों का अनुभव है। 1999 में इन्होंने सिर्फ 2 मजदूर और 50 स्क्वायर फुट जगह के साथ अपना ज्वेलरी का बिजनेस चालू किया था और आज उनका बिजनेस 33 शहरों में है, 80 से ज्यादा ब्रांचेस है, 1500 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं, 14 से ज्यादा खुद की ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। इंडिया के टॉप B2B ज्वेलरी सप्लायर्स में से एक है। इंडिया के जितने भी बड़े रिटेल ब्रांड हैं सबको ज्वेलरी सप्लाई करते हैं। यानी ये जो व्यक्ति हैं ज्वेलरी की मैन्युफैक्चरिंग भी जानते हैं, कारीगर का दर्द भी जानते हैं, जो दुकान पे ज्वेलरी रखता है उसको भी जानते हैं, जो बड़ी रिटेल चेन है उसको भी जानते हैं, जो एक छोटा ज्वेलर है उसको भी जानते हैं। गोल्ड के इंपोर्ट से लेके, रिफाइन से लेके, हॉलमार्क से लेके सेलिंग तक पूरे बाजार को समझते हैं। तो हमने इनसे इस क्राइसिस के बारे में बहुत सारे सवाल पूछे। हमारे जो मन में सवाल आए उनका आंसर लिया और साथ में ये भी पूछा, यार हॉलमार्किंग क्या होती है? ये क्या होता है? 22 कैरेट, 24 कैरेट, कौन सा सही, कौन सा गलत? हॉलमार्किंग कौन करा सकता है, किसको करानी चाहिए? एक आम आदमी ज्वेलरी खरीदते टाइम किस चीज का ध्यान दे और इस क्राइसिस की घड़ी में क्या करे, क्या ना करे? अगर आपके घर में ज्वेलरी है या खरीदने की सोच रहे हो या गोल्ड के इन्वेस्टर हो तो ये पॉडकास्ट आपके लिए। आप ज्वेलरी इंडस्ट्री को जीरो से समझना चाहते हो, इस क्राइसिस को समझना चाहते हो, गोल्ड का इकोनॉमी से क्या कनेक्शन है इसको समझना चाहते हो, ये पॉडकास्ट आपके लिए। आलम जी, वेलकम टू द पॉडकास्ट। आपसे बहुत बातें तो हुई थी, आपकी प्री रिसर्च में आपके बारे में बहुत ज्यादा मेरी क्यूरियोसिटी पीक हो गई थी। फाइनली आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू राहुल जी। सर, हम आज वैसे गोल्ड के बारे में बात करने वाले हैं। मोदी जी ने इतनी बड़ी अपील की है और गोल्ड का जो पूरा इकोसिस्टम है, इंपोर्ट से लेके, बनाने से लेके एक्सपोर्ट तक का। लेकिन मुझे एक बार आपकी जर्नी के बारे में जानना है कि सर, आपने खुद ने एक आर्टिसन या कारीगर के रूप में चालू किया था। आज 1500 से ज्यादा एम्प्लॉय आपके अंडर काम करते हैं। आप इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर हैं। तो पहली बात, आपकी शुरुआत से लेके अब तक की स्टोरी एकदम ब्रीफ में, और आज की डेट में भी आप क्या कितना बड़ा काम कर रहे हैं, एक बार ऑडियंस को बताइए। राहुल जी, मैंने शुरुआत किया 1986 में। मैं वेस्ट बंगाल मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और
बचपन में हमारे माली हालत इतना अच्छा नहीं था, तो बहुत अर्ली एज में शुरू करना पड़ा था। 1988 में मैं ज्वेलरी इंडस्ट्री में गोल्ड ज्वेलरी को सीखने के लिए मैं बॉम्बे चला गया। 97 में मैं चेन्नई आ गया। 99 से मेरा बिजनेस करियर शुरू हुआ। एज अ आर्टिजन, एज अ मैन्युफैक्चरर मेरा बिजनेस मैंने शुरू किया, और आज लगभग मैं 10 स्टेट में मैं अपना 14 मैन्युफैक्चरिंग के साथ इंडिया का लार्जेस्ट चेन एंड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर हूँ। और उसके साथ में मेरा एक सर्विस कंपनी भी है, जिसमें मैं हॉलमार्किंग, गोल्ड टेस्टिंग एंड ओल्ड गोल्ड रिफाइनरी का काम कर रहा हूँ, जिसका 60+ मेरे ब्रांचेस है। 33 सिटी में मेरा प्रेजेंट है, और टोटल कुल मिला के देखा जाए तो इस समय मेरे पास 1500 से 2000 लोग एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। और इंडिया के जितने भी बड़े लीडिंग ज्वेलरी ट्रेडर्स है या रिटेलर्स है, मैं सबके साथ मैक्सिमम लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। मेरा 5 ब्रांड मेरा चल रहा है इस समय। एक है औरम चेन नाम से, एक है प्रिंस हॉलमार्किंग, एक है नाकोडा हॉलमार्किंग, एक है एवन टंच, एक है नाकोडा टंच, और एक ओल्ड गोल्ड रिफाइनरी का औरम नाम से हमारा ओल्ड गोल्ड का ब्रांडिंग बिस्किट आता है, जो कि इंडिया का सबसे ट्रस्टेबल रिफाइनरी ब्रांड है। मतलब आज के दिन में अगर इंडिया में ओल्ड गोल्ड का कोई भी एक ब्रांड है तो ओनली वन ब्रांड हमारा है। तो सर कुल मिला के आप ओल्ड गोल्ड में भी डील करते हैं, रिफाइनिंग भी करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, रिटेलर को भी देते हैं, यानी इस इंडस्ट्री के एंड टू एंड समझते हैं और इंडस्ट्री के इनसाइडर है। तो आपसे बहुत सारे सवाल मेरे भी हैं, पूछने में मजा आएगा। सबसे पहले सर, जो अभी आज का सबसे करंट टॉपिक है कि अभी गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने अपील की, बहुत सारी अपील की, उसमें एक अपील थी कि भैया गोल्ड मत खरीदो। तो ये अपील करने के पीछे मोदी जी का रीजन क्या है, और गोल्ड खरीद लेंगे तो उससे हमारी इकोनॉमी में नेगेटिव इंपैक्ट क्या आ जाएगा? राहुल जी, मुझे ये जो मोदी जी ने अपील किया ना, मुझे थोड़ा उम्मीद था कि ये 2-3 महीने पहले हो जाना चाहिए था। 5 स्टेट में इलेक्शन था, तो इसके वजह से थोड़ा डिले हुआ, बट मुझे इसमें नेगेटिव नहीं लगा, क्योंकि मोदी जी ने जो बोला मेरे को बहुत पॉजिटिवली लगा, क्योंकि देश को बचाना है। देश बचेगा तो हम सब बचेंगे। तो इसका पीछे कारण क्या है राहुल जी, कि हम बहुत सारा फिजिकल डेफिसिट में चल रहे हैं, और हमारा फॉरेन रिजर्व जो है बहुत खराब कंडीशन में है। मैं थोड़ा आंकड़े के साथ बता देता हूँ। पहले हमारा जो फॉरेन रिजर्व था वो लगभग 1 साल से 1.5 साल का रहा करता था। आज वो फॉरेन रिजर्व लगभग 8 से 10 महीने का रह गया है। तो हम फॉरेन रिजर्व में काफ़ी नीचे आ गए। और हमारे पहले जो फिजिकल डेफिसिट था, मतलब हम एक्सपोर्ट करते थे अगर 100 रुपया, और हमको 125 से 150 रुपये का हम इंपोर्ट करते थे। बट आज वही हो गया, हम 150 से 200 रुपये का हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो सामने 100 रुपये का ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो डिफरेंस है, अगर ये डिफरेंस चलता रहा, हो सकता है कल हमारा देश के लिए बहुत तकलीफ होगा, क्योंकि हमको कुछ चीज नेसेसिटी है जो विदेश से हमको मंगाना पड़ता है, जिसके बिना ये देश चलेगा नहीं। और हमारे जनता को जानना चाहिए कि नेसेसिटी क्या है। नेसेसिटी क्या है कि ऑयल एंड गैस वो हमको चाहिए। हमारे पास एग्रीकल्चर करने के लिए फर्टिलाइजर हमको चाहिए। कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स जैसे मोबाइल से लेके बहुत सारा चीज हम विदेश के ऊपर निर्भर है, वो हमको चाहिए। मशीनरी, ये देश आगे बढ़ेगा तो मशीनरी का एक बड़ा रोल है। मैन्युफैक्चरिंग तो बहुत सारे मशीनरी आज हम इस देश में नहीं बनाते। मशीनरी इक्विपमेंट हम बाहर से मंगाना पड़ता है, वो हमको चाहिए। और डिफेंस की बहुत सारी सामग्री, मैक्सिमम सामग्री हम बाहर से मंगाते हैं, और देश के साथ तो देश की सुरक्षा के साथ समझौता कर नहीं सकते। तो ये जो चीज हमको जरूरत है, इसको मंगाने के लिए जो फॉरेन रिजर्व चाहिए, शायद आने वाले समय में उसमें हमको तकलीफ होगा। तो इसीलिए शायद मोदी जी ने 1 साल के लिए अपील किया है कि जो हम नहीं मंगाए तो हमारा देश चल जाएगा, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर और लूज डायमंड, ये अगर हम नहीं भी मंगाते तो देश बच जाएगा। तो मैं मोदी जी के अपील को पूरा एक देशभक्त के नाते मैं पूरा समर्थन कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि मोदी जी ने अपील जो किया है ये सही अपील किया है। तो बेसिकली अब उनकी अपील का मुद्दा ये कि भैया फॉरेक्स अपने पास लिमिटेड है, तो ये काम की चीजें ऑयल गैस फर्टिलाइजर पे खर्च करो, ये बेकाम की चीजों पे क्यों खर्च करते हो, यही है
तो सर अभी अपन इंपोर्ट की अगर हम बात करें तो इंडिया को गोल्ड की जितनी भी रिक्वायरमेंट है, पहली बात रिक्वायरमेंट कितनी है और उसमें से कितना प्रतिशत मैं बोलूं कि हम बना लेते हैं और कितना हमको इंपोर्ट करना पड़ता है? देखिए, इंडिया की जो टोटल ज्वेलरी कंजम्पशन है लगभग 1300 से 1400 टन ज्वेलरी इंडिया में बिकता है। हमारे लगभग इंडिया की जो गोल्ड की रिक्वायरमेंट है वो है 1000 से 1100 टन की, जिसमें से हम 250 से 300 टन रिसाइकलिंग गोल्ड से हम पूरा कर लेते हैं। ठीक है। तो लगभग हम एवरी ईयर 700 से 800 टन हम गोल्ड इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसका लास्ट ईयर का जो डाटा है 72 बिलियन का हमने गोल्ड इंपोर्ट किया। हमने देखा कि जो गोल्ड हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसका कुछ ऑप्शन है देश का जरूरत को पूरा करने के लिए। तो सर कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ 1000 टन की जरूरत है, उसमें से 2500 तो रिसाइकलिंग से आया, 700 के आसपास बाहर से आया, तो हमने 25 खुद नहीं बनाते कुछ। सर 25 नहीं, 250 से 300 टन, 250 से 300 रिसाइकलिंग से आया और 700 हमने बाहर से मंगाया, यानी हमारी मैन्युफैक्चरिंग तो लगभग जीरो ही है, ना के बराबर है। हमारे पास माइनिंग के ऊपर काम ही नहीं किया गया। एक्चुअली बहुत पहले से इंडिया गवर्नमेंट को माइनिंग के ऊपर काम करना चाहिए। अगर माइनिंग के ऊपर काम होता, जैसे ऑयल एंड गैस में बहुत सारा काम किया गया, तो आज 10-20% तो ऑयल एंड गैस हम अपने देश से प्रोडक्शन कर पा रहे, बट गोल्ड के ऊपर माइनिंग के ऊपर ज्यादा काम हुआ नहीं। बट अभी भी कोई देर नहीं हुआ, अभी भी अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर सीरियस होगा और माइनिंग के ऊपर काम किया जाएगा, कहीं ना कहीं हमारा देश में गोल्ड की अच्छी माइनिंग मिल सकता है। अभी चाइना ने अभी माइनिंग खोजने का काम किया, तो उन्होंने पाताल में जाके गोल्ड का माइनिंग ढूंढ निकाला। भाई ढूंढेंगे तो मिल ही जाएगा, इतना बड़ा देश है, कहीं तो कुछ केजीएफ एजीएफ कुछ तो पड़ा होगा। सर ये इंपोर्ट किन किन कंट्रियों से होता है मेजरली, अगर टॉप 5 कंट्री की बात करें? देखिए, हमारे जो टोटल इंपोर्ट है उसमें से मैक्सिमम इंपोर्ट होता है स्विट्जरलैंड एंड यूरोपियन कंट्री से। उसके बाद अफ्रीकन कंट्री से हम डोरे मंगाते हैं। उसके बाद गल्फ मतलब जीसीसी कंट्री से हम मैक्सिमम बुलियन एंड डोरे भी मंगाते हैं। तो टोटल ये 3 रीजन से हमारा गोल्ड इसमें इंपोर्ट हो रहा है। और सर ये जो आपने कहा कि 1000 टन लगभग गोल्ड हम कंज्यूम करते हैं, कुछ रिसाइकलिंग से और कुछ जो इंपोर्ट करते हैं, ये लगता ये अपनी ओन ज्वेलरी में ज्यादा जा रहा है या लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं गोल्ड में, सिक्के में, बार में, वो है, या जो आरबीआई खरीदता है वो भी इसी में पार्ट है क्या? नहीं, आरबीआई को आप हटा दीजिए। अच्छा, इंडियन जो कंज्यूमेबल गोल्ड है उसी में ये है। इसके अंदर क्या है कि पहले मैक्सिमम ज्वेलरी में जाता था, बट अभी क्या है, लास्ट 2-3 साल से जैसे गोल्ड का प्राइस बढ़ना शुरू किया, तो उसमें क्या है, बुलियन एंड कॉइन के फॉर्मेट में एक अच्छे तादाद में करीबन एक 200 से 250 टन के आसपास लोग इन्वेस्टमेंट फॉर्मेट में गोल्ड को खरीद रहे हैं। कि सर अभी नया गोल्ड नहीं खरीदेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा हमारा? जैसे शादी है, गोल्ड चाहिए, या मुझे इन्वेस्ट करना है, गोल्ड चाहिए, तो कैसे मैनेज करेंगे? देखिए राहुल जी, हमारा देश में आज बहुत गोल्ड है, यूं ही हम अपने देश को सोने की चिड़िया नहीं बोलते। तो हमारा देश में आज लगभग 35,000 से 40,000 टन सोना है, जो दुनिया के सबसे लार्जेस्ट अगर गोल्ड स्टोरेज अगर बोला जाए तो हमारे पास है। पूरा दुनिया में इतना गोल्ड कहीं पे नहीं है, जिसमें टोटल लगभग 22,500 से 25,000 टन लोगों के घर में ज्वेलरी के फॉर्मेट में है, जो कि यूजेबल ज्वेलरी है। बट 5 से 7,000 टन ऐसे ज्वेलरी लोगों के घर में है जिसका ना वो यूज कर रहे और ना यूज करने लायक है, मतलब पुराना गोल्ड और डैमेज गोल्ड। अगर उस गोल्ड को रिसाइकलिंग में लाया जाए तो बहुत काम हो सकता है। अगर ऐसा रिसाइकलिंग में कितना टन होगा लगभग सर अंदाजा? 5,000 से 7,000 टन, मतलब आप समझ लीजिए इसी अगर मान लो 5,000 टन है तो 700 के हिसाब से अपन जीरो इंपोर्ट भी कर देंगे तो 7 साल निकल जाएंगे। यस, अगर ये पूरा बाहर निकल के आ जाए तो जीरो इंपोर्ट पे 7 साल निकल जाएंगे। यस, उसके बाद हमारे लोगों ने जो भर भर के गोल्ड के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है, बुलियन एंड कॉइन, वो लगभग 5 से 6,000 टन है। और मंदिर और ट्रस्ट में हमारे पास है 3,000 से 5,000 टन सोना है। तो लगभग 15,000 टन सोना ऐसे हमारे देश में है जो आज के दिन में यूज नहीं हो रहा है। इस सोने को अगर गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना के और आम जनता ने देश हित में इस सोने को बाहर निकलने की कोशिश किया, तो आज हमारे देश के जितने भी रिक्वायरमेंट है
उसका 100% भी पूरा हो सकता है, बट मैं उसको डाउन द लाइन 75% तो हो ही सकता है। और 75 हो सकता है, और कई सालों तक हो सकता है, आने वाले 7-10 साल तक हो सकता है। यस। लेकिन सर अब जैसे अभी आपने कहा कि भी गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी बनाए, तो क्या पॉलिसी बना सकते हैं इसको लेके? देखिए, गवर्नमेंट का जो पॉलिसी बनाने का मेरा अपील है गवर्नमेंट को, पहला तो है VDS स्कीम लाना पड़ेगा। हाँ, ये क्या होगा सर? वॉलेंट्री डिस्क्लोज स्कीम, मतलब बहुत सारे लोगों के पास ब्लैक में गोल्ड खरीदा हुआ है, वो तो जाके जमा तो करेगा नहीं, डिक्लेयर तो करेगा नहीं, क्योंकि उसका ब्लैक में है। तो गवर्नमेंट को एक मौका देना चाहिए देश हित में कि भाई तुम्हारे पास गोल्ड है, आओ भाई थोड़ा टैक्स दे दो, थोड़ा डिक्लेयर कर दो। तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट गोल्ड है या जो नॉन यूजेबल गोल्ड है वो आराम से निकल के आ जाएगा। क्योंकि बहुत सारा सर VDS स्कीम इनकम टैक्स में तो चलती है, इनकम टैक्स में कैश को लेके तो बहुत सारी चलती है, मतलब हर 2-3 साल में ऐसी स्कीम आती रहती है। तो गोल्ड को लेके ऐसा ही नहीं, गोल्ड को लेके भी आनी चाहिए आपका। गोल्ड को लेके आना चाहिए। ठीक है। दूसरा, गोल्ड मॉनिटरी स्कीम, ये अपने आप में बहुत अच्छा स्कीम था, पहले आया था, बट वो कुछ कारण से वो फेल हो गया था। स्कीम था सर? गोल्ड मॉनिटरी स्कीम का मतलब है कि आपने सपोज करो आपके पास कुछ पैसा पड़ा है, तिजोरी में रखते हो, तो आपके उस पैसे में कुछ मिलेगा आपको? नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। तिजोरी में कुछ नहीं मिलेगा। अगर वही पैसा बैंक में रख देते हो तो क्या होगा? ब्याज मिलेगा। ब्याज मिलेगा और देश का भी भला होगा। पूरा सर्कुलेशन में आ जाएगा बेसिकली। तो गवर्नमेंट का भी यही मंशा था कि जिनके पास आइडियल गोल्ड पड़ा है, चाहे ज्वेलरी फॉर्मेट में हो या बुलियन फॉर्मेट में हो, वो और उनको इन्वेस्टमेंट अपना गोल्ड में ही रखना है, उनको कैश नहीं करना है। बहुत सारे लोगों का मेंटेलिटी होता है कि भाई मैं अपना इन्वेस्टमेंट गोल्ड में ही रखना चाहता हूँ। तो आप उनको जबरदस्ती नहीं कर सकते कि भाई तुम्हारा गोल्ड बेच दो। तो गवर्नमेंट का ये मंशा था कि जिनके पास भी आइडियल गोल्ड है, वो गोल्ड आप जाइए बैंक में जमा करा दीजिए, आप सर्टिफिकेट लेके आइए और आपको एक इंटरेस्ट का मिल जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट मिलता रहेगा आपको। तो पहले कितना मिलता था सर इसमें इंटरेस्ट? उसमें क्या था, 2 से 3% के बीच में इंटरेस्ट दिया गया और बैंक को उनमें खाली डिपॉजिट के लिए नॉमिनेट किया गया था और उनको सही ढंग से प्रमोट नहीं किया गया था, लोगों तक जानकारी नहीं पहुंचा। मेरे ख्याल से इस बार उस गोल्ड मॉनिटरी स्कीम को अगर बेहतर करके लाया जाए, 4 से लेके 7% के बीच में इंटरेस्ट हो जाए, और हमारे मोदी जी को देश सुनता है, तो मोदी जी आगे अगर आके खुद अपील करे कि भाई और बहनों, आपके पास जो भी आइडियल गोल्ड है आप गोल्ड मॉनिटरी स्कीम में जमा करो और ब्याज लो। अभी घर में पड़ा क्या ब्याज दे रहा है, पड़ा अलमारियों में, ब्याज ही दे देगा आपको। और ब्याज लो और गोल्ड का गोल्ड आपका रहेगा, सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। और इसमें क्या है कि पहले बैंक को खाली किया गया था शामिल। मैं इस बार मेरा अनुरोध रहेगा कि POSC बैंक हो, नेशनल बैंक को छोड़ के भी आप NBFC को इन्वॉल्व करिए और ज्वेलरी बिजनेसमैन को भी इसमें इन्वॉल्व करेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि ज्वेलरी बिजनेसमैन जानता है किसके पास कितना सोना है। ज्वेलरी बिजनेसमैन उनके घर से सोना लाने में इजी रहेगा उनके लिए, और सामने वाले को उस पर ट्रस्ट भी है कि वो अगर फैमिली ज्वेलर है, पिछले 20 साल से उससे ले रहे हैं, तो उसके कहने पे वो शायद कर भी देगा। यस, तो इस बार लाइसेंस 3 लोगों को देना चाहिए, बैंक को देना चाहिए, NBFC को देना चाहिए एंड ज्वेलर्स को देना चाहिए, ज्वेलरी बिजनेसमैन को, ज्वेलर्स एंड ज्वेलरी बिजनेसमैन को। इसमें टर्म्स एंड कंडीशन रख सकता है RBI का टर्म्स एंड कंडीशन, जो उस टर्म्स एंड कंडीशन को कंप्लाई करेगा उनको मिलेगा। तो इसमें क्या होगा कि बड़े तादाद में गोल्ड इंडिया में सर्कुलेशन में आ जाएगा। सही बात है सर, आपने 2 चीजें जो कही ना बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो कुछ लोग गोल्ड इसलिए डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहे, सेंटिमेंटल वैल्यू, ये मेरे दादी जी के कंगन है, ये मेरे माता जी का ये है, तो उसके चक्कर में वो चाहे पुराना है, खराब है, डैमेज है, कुछ भी है, वो रख रखा है, वो सर्कुलेशन में नहीं आ रहा। और एक ये तो यूजुअल तो मैं जानते हैं कि भाई होली दिवाली पे निकलते हैं, वो आपके जो त्योहार है, तो त्योहार में 2 दिन महिलाएं पहनेगी, शादी में पहनेगी, बाकी 350 दिन तो वो तिजोरी में पड़ा रहता है, वो बैंक में पड़ा रहेगा, कुछ ब्याज मिल जाएगा और देश का काम आ जाएगा ना, देश के काम आ जाएगा। वो जो इंपोर्ट कर जो है ना कि ये नहीं करना, वो काम हो जाएगा आपका। तो सर एक सबसे पहली बात, मोदी जी ने अपील की, उस अपील के बाद बाजार में असर क्या पड़ा? आप मुझे एक बार, मतलब आप तो ग्राउंड के आदमी हो, कि लोगों ने मोदी जी की अपील मानी नहीं मानी, बाजार पे असर क्या हुआ फाइनली जब उन्होंने जब अपील की थी? देखिए, मोदी जी ने अपील किया संडे को, उसके बाद 2 दिन पैनिक बाइंग था इंडस्ट्री में, क्योंकि लोगों को क्या लग रहा था कि गवर्नमेंट गोल्ड के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे या कुछ सोना मिलेगा नहीं, तो 2 दिन पैनिक बाइंग हुआ, लोगों ने खरीदा, जिसको थोड़ा लेट में भी खरीदना था वो इमीडिएट खरीद लिए।
उसके बाद जो बिजनेस गिरा, आज तक अगर हम देखा जाए तो लगभग 50 से 75% बिजनेस गिर चुका है। आज के दिन में 25% से 50% के बीच में बिजनेस है। और गवर्नमेंट ने 2-3 स्टेप भी लिए, जैसे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिए इमीडिएट अनाउंस करने के बाद। उसके बाद गोल्ड इंपोर्ट के ऊपर थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगाए, सिल्वर इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए। इसके बाद मार्केट ने क्या रिएक्ट किया कि गोल्ड के जो आरटीजीएस रेट और मार्केट में कैश रेट, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। तो इसके वजह से भी मार्केट में बिजनेस के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ये ज्वेलर्स और जो मैन्युफैक्चरर, इन पे कितना इम्पैक्ट है? इनको तो बहुत प्रॉब्लम हो गई इनको तो। देखिए राहुल जी, आज लगभग 1 करोड़ लोग ज्वेलरी इंडस्ट्री के साथ डायरेक्ट इन्वॉल्व है, जिसमें से 75 लाख आर्टिजन है, जिसमें से 40 से 50 लाख बंगाली आर्टिजन है। और इस बार जो बंगाल में बीजेपी का बहुत बड़ा जीत हुआ ना, उसमें सबसे बड़ा रोल अगर किसी ने प्ले किया तो ये ज्वेलरी आर्टिजन लोग या उनके परिवार लोगों ने किया। और ये जो आपत आया ना, तो ज्वेलरी जो आर्टिजन है उनको लगा कि हमने गलती कर दिया। सबसे बड़ा उनका इधर इलेक्शन हुआ, 4 दिन बाद तो अनाउंसमेंट ही आ गया, और सबसे ज्यादा जॉब पे या काम पे या इनकम पे इनके इम्पैक्ट पड़ा। देखो, उनको तो ज्यादा समझ में नहीं आया कि देश के इकोनॉमी में प्रॉब्लम है क्या नहीं है। 1 करोड़ लोगों को अगर आप बचाएंगे नहीं, तो 4 करोड़ की ये इंडस्ट्री है। तो इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए बहुत सारा स्टेप लेना पड़ेगा, हर एंगल से लेना पड़ेगा। तो सर जी, अभी जैसे आपने कहा भी 1 करोड़ डायरेक्ट है और इनडायरेक्टली इनके पीछे 3-4 करोड़ लोग हैं जो कि एक अपील से पिछले 2-3 महीने से परेशान हो रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि सर, अभी गवर्नमेंट और क्या एक्शन ले जिससे देश भी बचा रहे? भाई, आपने देश बचा रहे, फॉरेक्स में नुकसान ना हो, लेकिन ये लोग भी तो बचे। ऐसा ना हो कि देश बचे ये ना बचे, ये बचे देश ना बचे। दोनों का काम कैसे हो? गवर्नमेंट और क्या करे? देखिए, मेरे को लगता है कि दोनों बच जाएगा। हाँ, अगर गवर्नमेंट सही ढंग से थोड़ा पॉलिसी में काम करेंगे। इसमें गवर्नमेंट को जो ये स्टेप लेने से पहले ना, गवर्नमेंट को एक चीज क्या करना चाहिए था कि कुछ एक्सपर्ट से सलाह मशवरा करना चाहिए था, और ज्वेलरी इंडस्ट्री के जो टॉप मोस्ट लीडर है, एक्सपर्टाइज है, उनसे अपना ओपिनियन लेना चाहिए था, जो कि अभी गवर्नमेंट ले रहा है। उनसे मांग रहे कि भाई आप अपना ओपिनियन दीजिए कि कैसे हम देश को भी बचाए और इंडस्ट्री को भी बचाए। बट ये पहले हो जाना चाहिए था। कोई बात नहीं, लेट हुआ, बट मैं भी बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट हूँ। मैं भी अपना सजेशन दिया है गवर्नमेंट को, और मैं आपके जरिए में भी सजेशन दे रहा हूँ। अभी गवर्नमेंट को जो और स्टेप लेने हैं, उसमें से पहला तो क्या है कि गवर्नमेंट अगर ये रेगुलेटरी कर दे कि कुछ दिनों के लिए बुलियन एंड कॉइन सेल के ऊपर पाबंदी लगा दे, क्योंकि बुलियन एंड कॉइन सेल जो बड़ी मात्रा में हो रहा है, लोग इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं। अगर वो करेंगे तो फिर जिनको जरूरत की ज्वेलरी खरीदना है वो कैसे खरीदेंगे? तो बुलियन कॉइन इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉप कर दे। दूसरा, हाई प्योरिटी ज्वेलरी, उनको इस टाइम अगर रोका जाए तो ठीक रहेगा। हाई, जैसे इंडिया में टोटल 7 तरीके का ज्वेलरी बेचने का अलाउ है। 24 कैरेट, 23 कैरेट, 22 कैरेट, 20 कैरेट, ये हाई प्योरिटी में आता है। लो प्योरिटी में आता है 18 कैरेट, 14 कैरेट और 9 कैरेट। तो मैं बोलता हूँ लो कैरेट ज्वेलरी को इस टाइम प्रमोट किया जाए और हाई प्योरिटी को कम करने का कोशिश किया जाए, या तो उसको स्टॉप किया जाए। गोल्ड का इंपोर्ट अपने आप ही कम हो जाएगा। अगर 9 कैरेट वाली ज्यादा बिकेगी, 24 वाली कम बिकेगी, ज्वेलरी भी बन जाएगी और आपके इंपोर्ट भी कम हो जाएगा। और कारीगर को कोई नुकसान है नहीं, ज्वेलर्स को कोई नुकसान है नहीं। सही बात। इसको छोड़ के जो हैवी वेट ज्वेलरी है, हैवी वेट ज्वेलरी को भी थोड़ा दिन के लिए रेस्ट्रिक्शन करना चाहिए। तो ये अगर कुछ कर लेंगे गवर्नमेंट, तो ज्वेलरी इंडस्ट्री में जो हमारा डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री में लगभग 75% रिकवरी हो सकता है। बट इसमें क्या होगा, कारीगर जो है, आर्टिजन जो है, उनको काम में थोड़ा तो असर पड़ेगा। उसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट को और कुछ स्टेप लेना पड़ेगा, और वो स्टेप है कि एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाए ज्वेलरी को। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंडिया इज द लार्जेस्ट ज्वेलरी एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड, बट लास्ट में 10-15 साल से देख रहा हूं कि गवर्नमेंट पॉलिसी के कारण और चाइना का गवर्नमेंट का इनिशिएटिव के कारण हम चाइना से कड़ी टक्कर हमको मिल रहा है। चाइना हमको कड़ी टक्कर दे रहा है, और ऐसा ना हो जाए कि लार्जेस्ट ज्वेलरी एक्सपोर्ट का जो टैग है हमारा, वो टैग कल चाइना ना ले जाए। इसके लिए मैं गवर्नमेंट को अपील करूंगा
कि चाइना ने जो भी फॉर्मूला अपनाया ज्वेलरी एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, अगर हमारे गवर्नमेंट भी वो फॉर्मूला अपनाए, जैसे कि टैक्स बेनिफिट, एक्सपोर्ट को जो इनकम है उसके ऊपर टैक्स बेनिफिट, कोलेटरल फ्री लोन या लो इंटरेस्ट लोन, उसके बाद ज्वेलरी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पार्क के ऊपर थोड़ा और काम करना चाहिए गवर्नमेंट को। उसके बाद मशीनरी जो मैन्युफैक्चरिंग के लगता है उसमें सब्सिडी देना चाहिए। चाइना आज लगभग 50% तक सब्सिडी दे रहा है मशीनरी एंड इक्विपमेंट के ऊपर। उसके बाद जो इस इंडस्ट्री में जो भी मैन पावर आते हैं, काम करते हैं, जिसको हम ग्रास रूट से लाते हैं, उनको अगर PAPSI के जरिए, स्किल डेवलपमेंट के जरिए थोड़ा बेनिफिट दिया जाए तो इंडस्ट्री भी थोड़ा मदद मिलेगा, नया लोगों को लाके इस इंडस्ट्री में जॉब नया क्रिएट होगा। इसको छोड़ के गवर्नमेंट के एक्सपोर्ट रेगुलेटरी में भी थोड़ा ढील ढाल, थोड़ा इजी करना चाहिए ताकि लोग, हर कोई एक्सपोर्ट कर सके और इजीली एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सके। अगर ये कुछ स्टेप गवर्नमेंट अच्छे ढंग से एक्सपोर्ट के लिए लेंगे तो मेरे को लगता है कि इंडिया के ज्वेलरी में जो 25% का डोमेस्टिक गिरावट आएगा, हो सकता है कल हम 1 करोड़ नहीं, हम 1.5 करोड़ हो जाए। हो सकता है वो 25% की गिरावट हो, 50% का सरप्लस बन जाए अगर आप एक्सपोर्ट अच्छा करने लग जाओगे तो वो आपका नेट पॉजिटिव में आ जाओगे, आप फॉरेक्स लाने लग जाओगे बेसिकली। इस फॉरेक्स लग रहा है इसमें राहुल जी 2 फायदा है। हाँ, एक फायदा है तो गवर्नमेंट को फॉरेक्स मिलेगा। हाँ, दूसरा फायदा है कि ज्वेलरी इंडस्ट्री ऐसा एक इंडस्ट्री है कि हमसे अच्छा और हमसे सस्ता इंडियन जो लोग जो है ज्वेलरी बनाते हैं ना, हमसे अच्छा, हमसे सस्ता कोई बना ही नहीं सकता है। खाली तकलीफ क्या है हमको कि गवर्नमेंट ने हमको ज्यादा सपोर्ट नहीं किया। तो अभी टाइम है गवर्नमेंट की सपोर्ट की। सरकार को सर आपने अपील किया है, सरकार इसमें से कुछ बात मानेगी, आई होप सारी मान ले, पर कुछ तो मानेगी, काम तो होगा। पर जब तक सरकार डिसीजन लेती है, वर्किंग करती है, ज्वेलरी जो रिटेल ज्वेलर है या जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या करे? हमारे ज्वेलरी कम्युनिटी जो है ना, इस समय थोड़ा डरा हुआ है और ज्वेलरी इंडस्ट्री लास्ट 30 साल में अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की ओर जा रहा था। और आप देखेंगे जितने भी इंडस्ट्री है, सारे इंडस्ट्री में से ज्वेलरी इंडस्ट्री एक है जो बहुत लिमिटेड लिस्टिंग कंपनी है, बहुत कम कंपनी लिस्टिंग है। बट मैं देख रहा था कि 2-3 साल में लगभग 50 से 100 कंपनी ऐसे है जो लिस्टिंग की तैयारी कर रहा था और सारे लोगों ने लिस्टिंग को पोस्टपोन कर दिया या उनके माथे पे सिकड़ आ गया कि हम अभी आगे जाके सस्टेन कैसे करेंगे और हम आगे जाके लिस्टिंग कैसे करेंगे। ठीक है, उसमें मैं भी एक हूं। तो मैं यहाँ पे मेरे ज्वेलर्स बंधु को बोलूंगा कि इस समय ग्रोथ की, एक्सपेंशन की बाद में देखते हैं, पहला हम अपने आप को सस्टेन कर लेते हैं। सस्टेन के लिए हमें क्या करना चाहिए, हर ज्वेलर को कुछ इंसेंटिव एंड प्रमोशन की स्कीम चलाना चाहिए ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी एक्सचेंज के ऊपर। ऑलरेडी कुछ ज्वेलर्स चालू कर दिए है बड़े कंपनी ने, पर मैं बोलता हर आदमी को करना चाहिए कि भाई ओल्ड गोल्ड के ऊपर अगर थोड़ा प्रमोशन स्कीम एंड थोड़ा इंसेंटिव देंगे तो लोगों के पास जो अनयूजेबल गोल्ड है, अनयूजेबल ज्वेलरी है, वो लाके नया ज्वेलरी लेके जाएंगे, तो इसमें अपना गाड़ी चल जाएगा। उनका रिक्वायरमेंट भी पूरा हो गया और इंडस्ट्री का, हमको तो मिलता है ज्वेलरी मेकिंग का, ज्वेलरी बिक गया तो हमारा काम बन गया। सही है। उसको छोड़ के लो प्योरिटी ज्वेलरी को भी थोड़ा रिटेलर को प्रमोट करना चाहिए देश हित के लिए। हम क्या करते हैं कि हम लोगों का पास ये मैसेज नहीं है कि लो प्योरिटी ज्वेलरी भी अच्छे होते हैं। पहले लोग सोचते थे कि इंडियन लोगों का सोचना है कि हाई प्योरिटी ज्वेलरी मतलब अच्छा है, तो ये जो मिथ है इसको प्रमोशन के जरिए अच्छे से लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि लो प्योरिटी ज्वेलरी भी अच्छे है। जैसे हम पहले बोलते थे ना, दाग अच्छे हैं, तो दाग बुरा नहीं है। अब रास्ते में जाओगे, बच्चे को कहाँ से रोकोगे यार, तो दाग अच्छे है। तो यहाँ पे लो प्योरिटी ज्वेलरी भी अच्छे है। मैसेज ये देना पड़ेगा, होता है खरा सोना 24 कैरेट सोना नहीं, बोले सोना सोना ही होता है, 18 कैरेट भी सोना ही है, 12-14 भी सोना ही है। तो लो प्योरिटी ज्वेलरी को थोड़ा प्रमोट किया जाए या ज्यादा बेचने का कोशिश किया जाए। उसके साथ हाई प्योरिटी ज्वेलरी को थोड़ा इन्वेंटरी को कम कर दे या कम प्रमोट करे, हैवी वेट ज्वेलरी को कम प्रमोट करे या इन्वेंटरी कम कर दे।
और मेरे ज्वेलरी बंधु को बोलूंगा, प्लीज आप गोल्ड कॉइन एंड गोल्ड बिस्किट आप बेचना थोड़ा या तो बंद कर दो या तो कम कर दो, क्योंकि इसमें ज्यादा ज्वेलर्स को फायदा नहीं है। आप देश का अभी इस समय नुकसान मत करो। इसको छोड़ के मैं बोलूंगा ज्वेलर्स बंधु को कि उनके पास जानकारी है कि किसके पास कितना सोना पड़ा है। अगर वो भी अपने तरीके से कस्टमर को थोड़ा रिक्वेस्ट करेगा कि भाई गवर्नमेंट जो भी स्कीम लाता है उस स्कीम के तहत आप गोल्ड को डिपॉजिट करो। मतलब जो गवर्नमेंट स्कीम लेके आए, अगर जो लेके आती है तो इनको ब्रांड एम्बेसडर बन जाना चाहिए कि भाई बिकम द ब्रांड एम्बेसडर, कि यार इस स्कीम को इंप्लीमेंट करवाओ, तुम्हारे ही फायदे में। हम सबको मिलके इस स्कीम को प्रमोट करना चाहिए, तभी जाके लोगों का घर से गोल्ड निकलेगा। और अगर किसी के घर में आइडियल गोल्ड है तो मैं बोलूंगा ज्वेलर्स को कि आप उनसे बात करके उसको लोन ले लो, तो वो भी सर्कुलेशन में आ जाएगा। और उसको थोड़ा सा एक इंटरेस्ट देके एग्रीमेंट बना लो, तो उसका गोल्ड आपके पास आ गया, वो सर्कुलेशन में आ गया। ये तो होगी बिजनेस की बात, बट कुछ मेजर स्टेप उनको और भी लेने पड़ेंगे। जैसे कि आप देख रहे बहुत बड़े बड़े शोरूम बन रहा था, कुछ दिनों के लिए शोरूम को थोड़ा छोटा बनाने का कोशिश करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा शोरूम मतलब बड़ा खर्चा। भाई बड़ा शोरूम बनाओगे तो माल भी उतना ही रखना पड़ेगा ना। भाई 3 फ्लोर का शोरूम तुमने तो बना दिया, तो फिर रखो माल रखो इसमें, रखो 50 किलो रखो, 200 किलो रखो। तो बड़ा शोरूम बड़ा खर्चे की जगह अभी छोटा शोरूम, छोटा इन्वेंटरी, छोटा खर्चा। पर जो बन गया क्या करेंगे, जो बड़ा शोरूम अभी बन गया उसको क्या करना है, तो आप कोशिश करो कि उसमें अगर छोटा किया जा सकता है तो उसको छोटा करो। एटलीस्ट उसमें आधा जो स्टॉक है लो प्योरिटी वाला रख लो, कम वाला रख लो, बाहर वाला हटा दो, उसको छोटा कर दो। उसके बाद आप अपना ऑपरेशन कॉस्ट, ज्वेलर्स जो मरेंगे ना वो मेन मरेंगे ऑपरेशन कॉस्ट के लिए। ऑपरेशन कॉस्ट को आप कितना कम कर सकते हो उसको कम करो, तुरंत शुरू करो उसके ऊपर काम। ऑपरेशन कॉस्ट जैसे आज किंगफिशर क्यों उड़ गया, जेट एयरवेज क्यों उड़ गया, क्योंकि उनका ऑपरेशन कॉस्ट उनको खा गया। अगर ऑपरेशन कॉस्ट को आज से आप इमीडिएट प्लानिंग नहीं करेंगे तो कल ऑपरेशन कॉस्ट आपको खत्म कर देगा। इसको छोड़ के मैं बोलूंगा कि आपका इन्वेंटरी जो है, सपोज करो कोई अपनी रिटेल दुकान में 100 किलो का स्टॉक रखा है, इन्वेंटरी है, उसमें से कुछ अपना है कुछ बैंक का भी है। भाई थोड़ा इन्वेंटरी कम कर लो, और इन्वेंटरी कम करके बैंक को दे दो तो इंटरेस्ट भी कम आ जाएगा, ऑपरेशन कॉस्ट में आपको हेल्प मिलेगा। तो इन्वेंटरी को कम करने का कोशिश करना चाहिए। लोग सोचेंगे कि भाई मेरा इन्वेंटरी है। भाई इन्वेंटरी अगर आपने ज्यादा रखे तो उसका तो कॉस्ट है, इनकम भले ना हो तो उसका इंटरेस्ट तो है। और अभी जब 50% आपका बिजनेस डाउन है तो इन चीजों पे करोगे नहीं तब तो दिक्कत आएगी आपको। तो ये सारा स्टेप अगर हमारे रिटेलर भाई बंधु लेंगे तो मेरे ख्याल से रिटेल में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा, रिटेल अपना सर्वाइव कर जाएगा। सर एक सवाल और है, मैं सोच रहा था भाई अभी मोदी जी ने कहा और हमने जनता ने मोदी जी की बात मान ली, महीने भर मान ली, 2 महीने मान ली, 3-4 महीने बाद जनता बोले यार बहुत हो गया कंट्रोल, अब नहीं होता, अब तो भाई साहब हम तो कर ही देंगे। और अगर जनता मोदी जी की बात 2-3 महीने बाद मानना बंद कर दे और अपनी एज यूजुअल बाइंग पे आ जाए तो फिर सरकार क्या करेगी? देखिए मुझे लगता है कि गवर्नमेंट बहुत कड़े कदम उठा सकते हैं अगर ज्वेलर्स ने या मैन्युफैक्चरर ने या जनता ने गवर्नमेंट का अपील को नहीं माना, सीरियसली नहीं लिया, तो बहुत कड़े कदम गवर्नमेंट उठा सकते हैं। और हिस्ट्री ये बोल रहा है, पहले ही हो चुका है। पहले क्या हुआ था? पहले क्या हुआ था, 1962 को जब इंडो चाइना का वॉर हुआ, हमारा देश में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, तो हमारे उस टाइम के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने अपने फाइनेंस मिनिस्टर मोरारजी देसाई को बोला कि भाई क्या करना चाहिए, तो उन दोनों मिलके गोल्ड कंट्रोल एक्ट लाए थे। बहुत काला दिन था वो गोल्ड कंट्रोल एक्ट, 1962 से 1990 तक चला, लगभग 28 साल। यस। क्या था सर उसमें, क्या होता था 28 साल? आप ये समझ लीजिए ये ज्वेलरी इंडस्ट्री के काला डार्क साइड था। मतलब आज भी मैं उस दिन को याद करता हूं ना तो मेरे को डर लगता है, इतना पैनिक लायक था उस टाइम। क्या था कि आप गोल्ड कंट्रोल एक्ट में आपका जो इन्वेंटरी लिमिटेशन था कि आप एक लिमिट तक ही आप सोना
रख सकते अपनी दुकान में, मैन्युफैक्चरर एक लिमिट तक ही सोना रख सकता था, प्योरिटी पे रेस्ट्रिक्शन था, इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन था। उसके बाद क्या था कि रेगुलेटरी एंड इंस्पेक्टर राज इतना लोगों को तंग करते थे कि उसके वजह से काफी लोगों ने ज्वेलरी इंडस्ट्री में सुसाइड कर लिए, काफी लोग ज्वेलरी इंडस्ट्री छोड़ दिए और काफी लोग को जेल जाना पड़ा क्योंकि लोगों ने डॉक्यूमेंट को सही ढंग से मेंटेन नहीं कर पाए। क्योंकि ज्वेलरी इंडस्ट्री में एक प्रॉब्लम है कि लोग पढ़े लिखे ज्यादा नहीं होते थे उस टाइम, तो लोग पेपर डॉक्यूमेंट मेंटेन नहीं कर पाते थे, तो काफी लोगों को जेल जाना पड़ा। और उस टाइम का कानून क्या था कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा सोना एंड अनअकाउंटेड अकाउंटेड सोना या अपने पेपर सही ढंग से मेंटेन नहीं किए तो आपका गोल्ड पूरा हो जाएगा सीज और आप जाओगे सीधा जेल, कोई नो बिल। अगर मान लो गोल्ड की लिमिट है, मान लो 5 तोला रखना है और अगर 5.5 भी निकल गया तो जब्त और जेल, नो बिल। तो इतना कड़ा, और 3 साल 4 साल तक वो जेल में रहेंगे, सड़ेंगे। तो ये डर से लोगों ने काफी बिजनेस छोड़ दिए, इंस्पेक्टर राज बढ़ गया, करप्शन बढ़ गया, लोग क्योंकि इंपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन था तो स्मगलिंग बहुत जबरदस्त होने लगा। आप पुराने सब लोग हिंदी फिल्म में पुराना देखते थे ना कि सोना स्मगलिंग, वो उसी दौर की कहानी है सब, और रियल स्टोरी से प्रेरित है। और आपने एक स्पेशल 26 करके एक फिल्म था अक्षय कुमार का, उसमें एक सीबीआई बन के, नकली सीबीआई बन के रेड करता है, वो भी उस दौर की रियल कहानी से प्रेरित था। मतलब बेसिकली सोना रखना पाप हो गया एक लिमिट से ऊपर, नॉन अवेलेबल ऑफेंस है तो खतरनाक चीज करना चाहिए। तो ड्रग्स वाले रूल हैं, तो ये तो रूल ड्रग्स में होते हैं, अगर इससे मिला तो जब्त हो जाएगा, जेल हो जाएगी, तो वो वाले सोने पे लग गए। इसकी वजह से क्या हुआ था ना, ज्वेलरी इंडस्ट्री पूरा का पूरा नंबर 2 में शिफ्ट हो गया था। 99 में जब गोल्ड कंट्रोल एक्ट हटा, फिर गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप लिया, उसके बाद से ये ज्वेलरी इंडस्ट्री फिर ऑर्गेनाइज की ओर गया। तो बेसिकली ज्वेलरी इंडस्ट्री को अपन कहेंगे भाई ये 50 साल पुराना नहीं है, तो 90 के बाद से आया, ये तो ज्वेलरी इंडस्ट्री 2.0 है। अगर उस समय से रहती, मतलब 62 से ऐसी चीज नहीं होती तो आज ज्वेलरी इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी होती, बहुत नेक्स्ट लेवल पे होती। राहुल जी, आप अपने घर के जो पुराने बुजुर्ग है ना, उनको पूछिएगा, बहुत छोटे छोटे दुकान होते थे पहले ज्वेलरी का, बड़े बड़े दुकान होते ही नहीं थे, क्योंकि उनको अलाउ ही नहीं था कि बड़े दुकान करना, ज्वेलरी को प्रमोट करना, इतने एडवर्टाइज, इतने सारे स्टॉक इन्वेंटरी होते ही नहीं थे पहले। वो तो जाते थे सुनार के पास, जाके बोलते थे मेरा ये ऑर्डर है, ये बना दो। ऐसे मेरा एक फ्रेंड है, उनका ऐसे मैन्युफैक्चरिंग के काम में छोटा सा फैमिली सेटअप ही है, तो वो बताते थे हमारे दादाजी के टाइम पे शादी होती है तो वो जो सोना छोटा लेके आके, भाई साहब मेरी बेटी की शादी है 5 दिन बाद, तो आपको ये बना के देना है। वो डिजाइन नहीं होती थी, जो उन्होंने बना दी वही डिजाइन, तो सबकी डिजाइन लगभग एक जैसी होती थी। भाई उन्होंने, भाई हम तुलसी राम जी से डिजाइन बनाने आए, तुलसी राम जी ने जो बना दी वो बना दी, और कोई डिजाइन नहीं, कोई कैटलॉग नहीं कि ये सैंपल देख लो, तुम सोना पकड़ो तुम्हें 5 दिन बाद चीज मिल जाएगी, ऐसे होता था। आज जो आप ज्वेलरी इंडस्ट्री देख रहे हो ना, क्या आप दुकान में जाते हो, बड़े बड़े शोरूम, चमकदार लाइटें और इतने सारे वेराइटीज आप पसंद करके आप लेते हो, ये सारे जो इंडस्ट्री जो बढ़ावा मिला आफ्टर गोल्ड कंट्रोल एक्ट एंड BIS का जो मैंडेटरी आया, उसके बाद से BIS हॉलमार्किंग आया, उसके बाद से लोगों को लगा कि भाई गोल्ड अभी खरीदने जैसा है, सबको, इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिला और पब्लिक को भी बढ़ावा मिला, तो ये ज्वेलरी इंडस्ट्री आज। तो सर अभी वैसे आपने भी मुझे भी डरा दिया है, तो मुझे अभी गोल्ड जैसे वैसे अभी तो सब ठीक लग रहा है, क्यों अभी संभावना लगती है आपको इस तरह का कुछ एक्शन होने की? देखिए, अगर इंडियन फॉरेन रिजर्व में इशू हो और ज्वेलरी इंडस्ट्री के लोग ना सुने या पब्लिक ना सुने, तो फिर तो मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट और कड़े कदम उठाएंगे। गवर्नमेंट को स्टेप तो लेनी पड़ेगी, तो फर्स्ट स्टेप था भाई, तुम मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो, नहीं तो फिर कुछ और करे। आप मेरे को बताइए ना राहुल जी कि गवर्नमेंट के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? अगर कल फर्टिलाइजर हम विदेश से नहीं मंगाएंगे तो हमारा देश के लोग खाना कहाँ से खाएंगे? अन्न संकट आ जाएगा तो बहुत बड़ी बात है, तो गैस संकट आ जाएगा, वो भी बहुत बड़ी बात है, तेल का संकट आ जाएगा, तो गाड़ी कैसे चढ़ेंगे? आप गाड़ी से क्या, आप पैदल थोड़ी आपके ऑफिस आएंगे? बहुत सारी रुक जाएगी सर, आदमी पैदल तो आ जाए, फैक्ट्रीज रुक जाएगी, सारी फैक्ट्रीज रुक जाएगी, ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा, पूरा बिजनेस ही की इकोनॉमी रुक जाएगी, ऑयल रुक गया तो। ये तो आप समझ लीजिए कि मोदी जी का ये अपील है। हाँ, बट आप जानते हो मोदी जी ने इससे पहले काफी चीजों में कड़े स्टेप लिए
तो हो आ जाएंगे रात को कभी 8 बजे। आज रात को आ जाए 8 बजे कि तुम तो पॉडकास्ट कर रहे हो, सुन लिया मैंने, आता हूँ रात को 8 बजे। चलो सर, तो सर अभी एक चीज है, चलो हम कोशिश करते हैं, उम्मीद करते हैं जनता उनकी बात मान ले और ये क्राइसिस जाए, हमको जरूरत न पड़े। लेकिन सर अभी मान लो नया गोल्ड नहीं खरीदना, अभी शादी का सीजन आएगा, शादी में ज्वेलरी लेनी है, तो अब एक आम आदमी क्या करे, उसके पास क्या ऑप्शन रह गए? देखिए, मैं तो बोलूंगा आम आदमी को मैं हाथ जोड़ के आपके साथ जरिए अनुरोध करूंगा कि आप प्लीज आपकी जो जरूरत की ज्वेलरी है ना, उसको खरीदना बंद मत करिए, क्योंकि अगर उसको आप बंद कर देंगे तो ये 1 करोड़ लोगों का क्या होगा, ये सोचना चाहिए। तो आप ज्वेलरी खरीदिए, पर ज्वेलरी खरीदते वक्त आप क्या करिए, 2-3 चीज थोड़ा ध्यान रखिए। एक तो आप लो प्योरिटी ज्वेलरी खरीदिए, आपके पास जो पुराना ज्वेलरी है उसको रिसाइकलिंग करके करिए। आपके पास जो इन्वेस्टमेंट गोल्ड कॉइन या बुलियन है उसको लेके जाके आप नया ज्वेलरी लेके आइए, बट ज्वेलरी खरीदना बंद मत करिए। मतलब जरूरत की लो, ज्यादा मत लो, बस जरूरत की लो और रिसाइकलिंग पे ज्यादा ध्यान दो और इंपोर्ट पे कम दो। और सर जो इन्वेस्टर व्यक्ति है उसको आप क्या कहेंगे गोल्ड में, कि इन्वेस्ट में भी गोल्ड, इन्वेस्टर नॉर्मली क्या करता है, बुलियन सिक्के वही लेता है, तो अब वो आपने कहा कि भैया मत लेना, उसने आपकी बात मान ली, लेकिन वो करना तो चाहता है गोल्ड में, उसको अपना पोर्टफोलियो का 10% डालना है मान लो, तो वो क्या करे? देखिए, इन्वेस्टर को मैं बोलूंगा कुछ टाइम के लिए आप प्लीज गोल्ड में इन्वेस्ट ना करें, और जो भी आपके पास गोल्ड इन्वेस्टमेंट है उसको देश हित में आप उसको, गवर्नमेंट का पॉलिसी अगर आता है तो उसमें जाके आप जमा कर दीजिए, उसमें आपका इनकम, पैसिव इनकम शुरू हो जाएगा। अगर नहीं भी आता है, आपके जानने वाला कोई भी ट्रस्टेबल ज्वेलर्स है उनको आप लोन दे दीजिए, उसमें भी आपको थोड़ा एक पैसिव इनकम आ जाएगा और देश का काम आ जाएगा। मैं सारे जनता को बोलूंगा, खासकर मैं उनको जिनके पास आइडियल गोल्ड पड़ा है, देखिए ये देश हम सबकी है। देश में वो व्यक्ति जो सरहद में जाके जान देने के लिए खड़ा है, उनका अकेले का फर्ज नहीं है कि इस देश को रक्षा करना, देश को बचाना, हम सबकी जिम्मेदारी है। इस देश के हित में हमको कहीं ना कहीं हमको एक मौका मिला, ये एक्चुअली एक हमको मौका मिला देशभक्ति दिखाने का। अगर ये मौका हम चूक गए तो कल हम अपने सेकेंड जनरेशन को क्या बोलेंगे कि मैंने देश का तकलीफ में, मैंने देख मोदी जी ने अपील किया था, या आलम जी ने अपील किया था, या राहुल जी ने अपील किया था, फिर भी मैंने मेरा सोना को तिजोरी में या लॉकर में रखा था। तो इसका मतलब आप स्वार्थवादी हो, आप देश को प्यार नहीं करते हो, इस देश का खाना खाते हो, इस देश का आप हवा पानी सांस सब कुछ लेते हो, और इस देश हित के लिए आप सोचते नहीं हो। तो सर एक और चीज आपको लगती है कि जैसे मान लो अभी एक तो गोल्ड पे वैसे मोदी जी की अपील है मत खरीदो, आपकी भी अपील है मत खरीदो, या जरूरत की चीजें खरीदो, कम खरीदो, प्लस गोल्ड अभी महंगा भी काफी हो रखा है, तो आपको क्या लगता है ट्रेंड में कि क्या दुनिया अल्टरनेटिव एसेट की तरफ जाएगी? क्या चलो गोल्ड नहीं ले सकते तो सिल्वर ले लें, या लैब ग्रोन डायमंड ले लें, या डायमंड ले लें, या कुछ अल्टरनेट पे जाएगी या जाना चाहिए? नहीं राहुल जी, मैं इसमें क्या बोलूंगा कि इंडियन जो मेंटेलिटी होता है ना, इंडियन लोग ज्वेलरी नहीं खरीदते हैं, इंडियन लोग ज्वेलरी के नाम पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। ओके। तो इंडियन लोगों का मेंटेलिटी है कि मैं सोना भी खरीदूंगा, मेरी ज्वेलरी उसको पहनूंगा और मेरा इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा। तो इसके लिए इंडिया के जो आप मार्केट, ज्वेलरी मार्केट देखेंगे ना, उसमें एसेसरी का एंड लग्जरी का ज्वेलरी जो है ना, उसका मार्केट शेयर बहुत छोटा सा है, 10% भी नहीं है, जिसमें लैब ग्रो, नेचुरल डायमंड या हाई क्वालिटी ज्वेलरी आता है। नॉर्मली लोग यहाँ पे लोग ज्यादातर इन्वेस्टमेंट एंगल से एंड यूज एंगल से ज्वेलरी खरीदते हैं। दो तरफा फायदा है, इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट, मजे काम का काम, और इमरजेंसी की इमरजेंसी, वो सारी चीजों को देख के लेते हैं। यस, और एक कारण है कि मेरे पास कुछ पैसा बच गया, सेविंग है, तो मैं गोल्ड सेविंग भी करते हैं कि मेरा कभी काल जरूरत में काम आ जाएगा। तो देखिए, अभी एक नया मार्केट खुल रहा है जो लैब ग्रो डायमंड का ज्वेलरी या सिल्वर ज्वेलरी। अगर किसी को एसेसरी की तौर लेना है, लग्जरी के लिए लेना है, मैं बोलूँगा आप लीजिए लैब ग्रो डायमंड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी। बट सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं मना करूँगा, क्योंकि सिल्वर मैनिपुलेशन होता है। सिल्वर में अब लॉन्ग टाइम आपको बड़ा रिटर्न नहीं मिलेगा। गोल्ड में डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि गोल्ड में शॉर्ट टर्म थोड़ा नीचे आ सकते सोना, बट लॉन्ग टर्म में गोल्ड कभी किसी को धोखा नहीं देता है। अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना भी गोल्ड में, जैसे गवर्नमेंट का कोई स्कीम आता है, उस स्कीम के तहत आप इन्वेस्टमेंट करो, बैंक में जाके आप पैसा भर के गोल्ड खरीद लो और सर्टिफिकेट ले लो, ठीक, वो खरीद सकते हो। बट कुछ टाइम के लिए
आप प्योर गोल्ड प्योर कॉइन मत खरीदो, इन्वेस्टमेंट फॉर्मेट में मत जाओ, बट ज्वेलरी खरीदना बंद मत करो प्लीज। ज्वेलरी तो लेनी जरूरी है थोड़ी, मैं भी नीड की तो कम से कम लो ही लो। तो सर ये लग रहा है मुझे मोदी जी की अपील तो आ गई, वो स्कीम नहीं आई। मोदी जी को अपील और स्कीम साथ में लॉन्च करनी चाहिए थी, तो दोनों काम एक साथ एक ही अपील में हो जाते हैं। तो अब जल्दी से जल्दी अब आप है ना आपकी बात पहुंचाते हैं मोदी जी तक। आई होप वो स्कीम जल्दी आए, क्योंकि ये तो मोटा मोटी बात समझ में आ रही है कि जितना ज्यादा रिसर्कुलेशन होगा उतना ज्यादा सबका फायदा। रिसर्कुलेशन होने से आम आदमी को ज्वेलरी मिल गई, ज्वेलर के धंधे चल गए, मैन्युफैक्चरिंग को रोजगार मिल गया, और आपका इंपोर्ट पे भी प्रभाव नहीं पड़ा, फॉरेक्स भी आपका सुरक्षित रह गया। तो सर्कुलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बट इसके लिए या गोल्ड मोनेटाइजेशन इज द इंपॉर्टेंट थिंग, बट उसके लिए सरकार की स्कीम का लाना जरूरी है, क्योंकि जब से स्कीम आएगी, प्रमोशन होगा, तब जाके लोग मानेंगे। यस, अब सर गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग पे बात करते हैं थोड़ा। आपके बिजनेस के बारे में बात करेंगे तो हल्की फुल्की, और फिर अपन मैन्युफैक्चरिंग को एज ए कॉन्सेप्ट समझेंगे। मास्टर क्लास कराते हैं हम जनता की गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग की। तो सर सबसे पहले भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग बारे में बताइए, आपका कितना मटेरियल आप साल भर में लगभग बनाते हैं, कितनी लेबर आपके लगी हुई है, कितना फैक्ट्रीज वगैरह है? देखिए इंडिया में ज्वेलरी बहुत सारा अलग अलग तरीके से बनता है। ठीक है। कुछ हैंडमेड ज्वेलरी बनता है छोटे छोटे कारखाने में। एक ज्वेलरी बनने के लिए लगभग 10 से 15 स्टेप होता है। ठीक है। कुछ इन हाउस होता है, कुछ आउटसोर्सिंग होते हैं, कुछ मशीन मेड ज्वेलरी बनता है। पहले इंडिया में क्या होता था कि ज्यादातर हैंडमेड ज्वेलरी बिकते थे, बट धीरे धीरे ये ट्रेंड चेंज हुआ, क्योंकि हैंडमेड ज्वेलरी में है ना लाइट वेट ज्वेलरी नहीं बनता है, हाई क्वालिटी ज्वेलरी नहीं बनता है। तो अभी जो ज्वेलरी इंडिया में बन रहा है ना, उसमें मशीन और हैंड दोनों मिलके एक अल्ट्रा मॉडर्न तरीके से ज्वेलरी बन रहा है। मैं जो ज्वेलरी बना रहा हूँ, मशीन एंड हैंड मिला के हम ज्वेलरी बना रहे हैं। हमारा मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग जो है गोल्ड चेन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं हम इंडिया में। लगभग हम 10 सिटी में हमारा मैन्युफैक्चरिंग का काम है। हम आज के दिन में अच्छे लोगों को सर्व कर रहे हैं, और मैक्सिमम सारे होलसेलर रिटेलर को सर्व कर रहे हैं। और इंडिया में हम बोल सकते हैं वी आर द लीडिंग चेन मैन्युफैक्चरर। ओके, तो सर आपके बायर्स कौन है? आपका मटेरियल मतलब आपकी रिटेल शॉप है या वैसे आप बायर वाले? देखिए ज्वेलरी इंडस्ट्री ना 3 तादों सेक्टर में बटा हुआ है। ठीक है। एक है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एक है होलसेलिंग सेक्टर, और एक है रिटेलिंग। ठीक है। हम ज्यादातर डील कर रहे हैं होलसेल वाले से। ठीक है। इंडिया की जो जितने भी लीडिंग होलसेलर है मैक्सिमम हम उनको प्रोडक्ट दे रहे हैं। ठीक है। और हमारा दूसरा क्लाइंट जो है कॉर्पोरेट एंड सेमी कॉर्पोरेट, हम छोटे रिटेलर को हम माल नहीं देते, क्योंकि उनका क्वांटिटी बहुत छोटा होता है, हम उनको देते नहीं है। ठीक है। बट जो बड़े रिटेलर है जिनके पास 100-200 रिटेल आउटलेट है, भाई जैसे तनिष्क की या इस लेवल की बात इस लेवल की तनिष्क या ये जो जॉय लुक्का या स्टेप का जो है, yes, उनके साथ हम काम करते हैं। जो सेमी कॉर्पोरेट है, जैसे जिनका 2 से लेके 10 शोरूम है, उनसे भी काम करते हैं, और होलसेल से काम करते हैं। बट मेरा जो दूसरी कंपनी है हॉलमार्किंग एंड रिफाइनरी, उसमें हम सबसे काम करते हैं। छोटे से छोटे जो 50 स्क्वायर फीट के दुकान लेके बैठे रिटेल लेके, उनसे भी काम करते हैं। और इंडिया के जो टॉप मतलब ब्रांड है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट इतने के सारे ब्रांड के साथ हम जुड़े हुए इस समय, टॉप ब्रांड के साथ। ठीक है। तो बेसिकली मैं करूंगा आप B2B सप्लाई में हो, मेजर B2C में नहीं हो। आप कस्टमर को माल नहीं बेचते, आप जो कस्टमर को माल बेचता है उसको आप माल बेचते हैं। B2B का मैं बोल सकता हूँ आई एम द इंडिया के जो टॉप B2B बिजनेसमैन है, उसमें हम टॉप 10 में है इस समय। ग्रेट। तो बेसिकली आप पर्दे के पीछे वाले हैं, जो हमको आप दिखते नहीं है, पर आप अत्र तत्र सर्वत्र। सर एक आगे इस पे मैं मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत सवाल है, बट एक सवाल कि आपने रिटेल ब्रांड में क्यों नहीं आए खुद? भाई आपको सब पता है कैसे बनती है, कहाँ जाती है, आप जनता को दे रहे हैं, वो आगे दे रही है, आपको सब गणित पता है, और आपको पता है मार्जिन आगे ज्यादा मिलता है, तो आपने खुद का ब्रांड को भी क्यों लॉन्च नहीं किया? इसका कारण 2 है राहुल जी, कि एक कारण है मैं खुद एक आर्टिजन हूँ। मेरा करियर शुरू किया आर्टिजन से। आज आर्टिजन से बाय लक गॉड ग्रेस सबके आशीर्वाद से मैं एक बिजनेस जर्नी तय कर लिया है। अभी मैं समझता हूँ कि इसको थोड़ा और एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाऊँ मैं। उसके बाद जरूर हम कुछ स्पेशल कैटेगरी ऑफ रिटेलिंग का प्लानिंग कर रहे हैं। अभी जैसे पहले देखते थे कि एक टोटल जैसे कपड़े में पहले होता था ना एक कंप्लीट रिटेल स्टोर, बट अभी देखिए आप कपड़े में कैटेगरी रिटेल स्टोर आ गया है, लास्ट 10 साल से आ गया है। ज्वेलरी में अभी शुरू हुआ है कैटेगरी रिटेलर,
जैसे पहले तानिश को आप में अगर देखें तो वो कंप्लीट डिटेल स्टोर है, बट तानिश ने अभी 3-4 ब्रांड किया कैटेगरी रिटेलिंग में। तो ज्वेलरी इंडस्ट्री में भी आगे जाके कैटेगरी रिटेलिंग का काफी अच्छा स्कोप है। स्पेशलाइजेशन हो जाएगा कि यार ये लैब ग्रोन का ब्रांड है, ये सिल्वर ब्रांड है, ये हैवी ब्रांड है, ये लो ब्रांड है, ऐसे आने लग जाएंगे। यस, तो हमारा अभी नेक्स्ट प्लानिंग है, हम बहुत जल्दी एक लॉन्च करने वाले हैं कैटेगरी रिटेलिंग में, लैब ग्रो डायमंड ज्वेलरी में, जो मैं ग्लोबल ब्रांड बनाने का मेरा प्लानिंग है, नॉट नेशनल। क्योंकि मेरे को लग रहा है कि इंडिया में जब सस्ता ज्वेलरी बन सकता है, इंडिया में जब सबसे अच्छा ज्वेलरी बन सकते हैं, तो हम क्यों ग्लोबल ना जाए। जब चाइना अगर मोबाइल बना के वो ग्लोबल ब्रांड बना सकता है, तो इंडियन ज्वेलरी में हम क्यों ग्लोबल ब्रांड नहीं बना सकते। और सर अभी ये मतलब है ना, ये सवाल इंडियन से बहुत सारा पूछा जा रहा है, मैं भी हर व्यक्ति आता है मुझसे सवाल पूछता हूँ कि यार पूरी दुनिया के ग्लोबल ब्रांड अपन कंज्यूम करते हैं, अपना कोई ग्लोबल ब्रांड क्यों नहीं है। तो सबको ये बात है ना पिछले 2-5 साल से खटक रही है कि यार हमारा ग्लोबल ब्रांड क्यों नहीं है। और मैं बता रहा हूँ कि अंदर ही अंदर वो कहते हैं ना, एक क्या बोलेंगे उसको, कि अंदर ही अंदर एक लावा फूट रहा है, कईयों के मन में विचार है कि ग्लोबल ब्रांड बनाएंगे। और मुझे लगता है आने वाले 10-20 साल में आपको ये ब्रांड दिखेंगे हर इंडस्ट्री में, क्योंकि अब वो एक होता है ना, कमी हो। आपने कभी सोचा ही नहीं किसी ने कि यार ऐसा किया जाए, पर अब ये सवाल है कि ऐसा आज तक किसी ने क्यों नहीं किया, तो हम भी करेंगे। तो अब मुझे लगता है कि हर कैटेगरी में इंडिया से ग्लोबल ब्रांड बनेंगे। और आई होप ज्वेलरी में आपका बने, तो मतलब एक लगे कि हाँ सर, इस पॉडकास्ट में हमने डिसाइड किया था और हमने बना दिया है। देखिए, मैं जब पेरिस में घूमता हूँ या मैं लंदन में घूमता हूँ, और वहां पे मेरा इंडियन कोई भी कंपनी का, कोई भी रिटेल का कोई ब्रांड नहीं दिखता है। और जब मेरे को गाड़ी दिखता है ना, कि टाटा का एक गाड़ी वहां पे दिखता है, तो आई एम प्राउड कि आई एम इंडियन, और इंडियन कंपनी का एक गाड़ी रास्ते में चल रहा है। तो मुझे लगता है कि हर इंडियन को ये कोशिश करना चाहिए, जो व्यापारी है, बिजनेस कर रहा है, कि काश अपना भी ब्रांड ग्लोबल हो। अमेजिंग सर अभी मैं मैन्युफैक्चरिंग की मास्टर क्लास करवाता हूँ, आपसे बहुत सारे छोटे छोटे सवाल पूछता हूँ। सबसे पहले सर, गोल्ड का इंपोर्ट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस क्या होती है। जैसे अगर आज की डेट में कोई बंदा होता है मैं गोल्ड की मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, स्टार्ट करना चाहता है, तो कोई भी कर सकता है क्या, या इसके लिए कोई लाइसेंस या कोई सेटअप रिक्वायरमेंट या कोई कुछ भी डिग्री कुछ चाहिए होता है? क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है अगर किसी को चालू करना है, किस लेबर के साथ चालू करना चाहता है आज? देखिए, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग में अगर किसी को चालू करना है, तो उनको पहला चाहिए कि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज। ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज वो या तो एज एन आर्टिजन ले सकते हैं, या किसी भी प्रोडक्शन हाउस में जो ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहां पे जाके वो थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज 2 से 5 साल का ले सकते हैं। मैं बोलूंगा विदाउट प्रैक्टिकल नॉलेज ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग में ना आए तो बेहतर है। ठीक है। अगर आपने प्रैक्टिकल नॉलेज ले लिए, फिर आपको सोचना है कि आपको क्या ज्वेलरी बनाना है। ज्वेलरी इंडस्ट्री एक समुंदर है, आपको स्पेशलाइज बनने के लिए आपको स्पेशल ज्वेलरी कैटेगरी आपको चूज करना पड़ेगा कि मैं ऐसा क्या ज्वेलरी बनाऊं जो इंडिया में मेरे से बेहतर कोई नहीं बना सकता और मेरे से सस्ता कोई नहीं बना सकता। ज्वेलरी इंडस्ट्री में 2 ही चीज चलता है, अच्छी ज्वेलरी या सस्ता ज्वेलरी। तो अगर आपने ये कर दिए तो ज्वेलरी इंडस्ट्री में आप छा जाओगे। क्योंकि बात अपन कर रहे हैं मैन्युफैक्चर की भी, आपको कस्टमर नहीं बेच रहे हो आप, तो टेक्निकली दुकान वाले को दोगे, रिटेलर को दोगे, तो रिटेलर आपसे वही चीज लेगा जो अच्छी होगी और सस्ती होगी। यस, क्योंकि आप महंगा बेचना है तो फिर आप जाओ, कस्टमर अगर आपके पास है तो बेच, लेकिन कस्टमर तो है नहीं आपके पास दुकानदार है। ओके, तो सर ये जो आपने कहा कि वो मैन्युफैक्चर करता है और वो जाके दुकानदार को देता है, तो इसमें मुझे बताओ कौन सा मॉडल रहता है कि ये अपने पास से 10 डिजाइन बनाता है और फिर कहता है दुकानदार को ये मैंने 10 डिजाइन बनाई है आप रख लो, या दुकानदार उसको 10 डिजाइन देता है कि ये बना के दो और वो बना के देता है? क्या होता है मॉडल? देखिए, ये आपके व्यूअर को शायद कम पता होगा कि जितने भी रिटेल दुकान है, लोगों को लगता है कि ये रिटेल दुकान वाले उनकी खुद की ज्वेलरी है, उनकी खुद की डिजाइन है, उनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, या उनकी खुद की ज्वेलरी है। ये एक्चुअली इंडिया में जितने भी बड़े ब्रांड है या छोटे रिटेलर है, किसी के भी खुद की ज्वेलरी मैक्सिमम ना के बराबर है, और है भी तो बहुत लिमिटेड है। अच्छा, फिर किसकी है वो? ये जो ज्वेलरी है हम जैसे मैन्युफैक्चरर वाले की है। हम लोग क्या करते हैं, हमारा इन हाउस हमारा डिजाइन है, हम अपना डिजाइन बनाते हैं, हमारा कैटलॉग रहता है, हमारा ऐप रहता है। हम जो भी ज्वेलरी बनाते हैं हम होलसेलर को या रिटेलर को दिखाते हैं कि ये ज्वेलरी हमने बनाया, इतना ग्राम में बनाया, आप देखिए इसका ये प्राइस है। तो उसको देख के वो ऑर्डर देते हैं कि आप ये फलाना ज्वेलरी का इतना पीस बना दो। ज्वेलरी इंडस्ट्री में 2 टाइप के ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, एक होता है मेक टू ऑर्डर
और दूसरा होता है रेडी टू सिलेक्शन। रेडी टू सिलेक्शन का मतलब होता है कि एक होलसेलर, उन्होंने 50 मैन्युफैक्चरर से माल मंगा के रख दिए, उनको जो बेचना है, फिर वहां पे जाते हैं रिटेलर, जाके उनको ये पसंद है, वो पसंद है, वहां से जाके वो मार्जिनाइज मतलब चॉइस करके खरीदते हैं। तो हर ज्वेलर्स के अपने स्पेशलाइज होता है कि वो कौन से टाइप की ज्वेलरी रखना चाहते हैं, उस हिसाब से वो सिलेक्शन करते हैं। ठीक है। तो नीचे से यहाँ पे डिजाइन एंड क्वालिटी जो भी निर्धारण होता है ज्वेलरी इंडस्ट्री में, वो नीचे से होता है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग उसको तय करता है। मैन्युफैक्चर डिसाइड करेगा क्या बनाना, रिटेलर की चॉइस नहीं होती है, रिटेलर की डिजाइन नहीं होती। रिटेलर तो कहता है भाई आपने क्या बना रहा है मुझे बताओ, बोलेगा डन। तो जैसे भी आपने एक और चीज कही कि जैसे कोई शोरूम लेके अभी बैठा है और वहां पे 100 नेकलेस पड़े हैं, मैं मानता हूँ 100 ज्वेलरी के पीस पड़े हैं, तो आप ये कह रहे हो कि 100 की जो 100 डिजाइन है उसने बनाई नहीं है, उसने सोची नहीं है, उसने मैन्युफैक्चरर ने बना के उसको दी है, वो बस सिलेक्ट करके लाया। यस यस, वो है तो उसी की ना, पैसे दे के लाया है, या वो कई बार वैसे रखी हुई है कि आप 10 पीस रख जाओ फिर मैं इतने टाइम बाद पेमेंट करूंगा, या उसी की है ना, खरीद के लाया, या वो वैसे रेंट वाली ज्वेलरी है? नहीं रेंट वाली नहीं है, बट उधार चलता है हमारे इंडस्ट्री में। एक दिन से लेके 180 दिन तक का उधारी चलता है। तो हो सकता है कि 100 पीस ऐसे उसने रख रखे हैं जो 50 पीस वो लेके रख दिया, वो जब बिकेगा तो उसका पेमेंट देगा, अभी तक उसका पेमेंट हुआ ही नहीं है, वो उसकी है ही नहीं। हो सकता है वो उनकी जिनसे भी उन्होंने बाइंग किए, क्या टर्म्स एंड कंडीशन अपने अपने ऊपर है। बट आज के दिन में कुछ एक रिटेलर के ये भी एक तरीका अपना रहा है कि आप उनके पास जाओ, डिजाइन लेके जाओ कि भाई मैं ये डिजाइन मैं बना सकता हूँ, फिर वो डिजाइन को सेलेक्ट करते हैं। भाई ये 10 डिजाइन आपने दिया, उसमें से वो 3 डिजाइन को सेलेक्ट करते कि ये 3 डिजाइन का अब सैंपल पीस बना के दो मुझे। सैंपल बना के दिए, उसके बाद उसमें से एक पीस बोलते हैं कि इसका आप 100 पीस बना दो या 200 पीस बना दो। ये टाइप में भी काम हो रहा है, लेकिन जितने भी डिजाइन है, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग की जो भी एक्सपर्टाइज है, वो सारे मैन्युफैक्चरर के पास। सर कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप कर रहा है मान लो 10 आर्टिसन के साथ या 20 आर्टिसन के साथ, क्या कैपिटल, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है? देखिए डिपेंड करते हैं कि आप कौन सा ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग करते हो। मैन्युफैक्चरिंग सेटअप आप 5 लाख से भी शुरू कर सकते हो। 10 आदमी मतलब 5 लाख की आपकी जगह से लेकर, रेंटल जगह से लेकर, तो छोटे मोटे जो टूल है, अगर हैंडमेड ज्वेलरी आप करते हो और मैक्सिमम आप आउटसोर्सिंग भी करते हो, तो आप 5 लाख से शुरू कर सकते हो। बट इसमें सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो गोल्ड की, इन्वेंट्री की। इसमें मशीनरी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो इन्वेस्टमेंट है, वो आपकी टोटल कैपिटल में से 5 to 25% का ही है। मतलब मिनिमम 5%। अगर आपने टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 1 करोड़ है, उसमें से 5% मतलब 5 लाख रुपए आपका इन्वेस्टमेंट हो गया आपका सेटअप में, और 95 लाख का आपका इन्वेंट्री। विदाउट इन्वेंट्री ज्वेलरी इंडस्ट्री में बहुत कम लोग सर्वाइव करते हैं। बेसिकली जो आपका मेन इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेंट्री है। अगर आप 100 ग्राम से चालू करोगे तो वैसा काम होगा, और आपको बड़ा करना है तो 1 किलो लेके आओ। तो जो भी इन्वेस्टमेंट है आपका 90% गोल्ड ही है। यस, गोल्ड। सर एक मैं आपसे रिसर्च कर रहा था, तो आपने कहा कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्लस्टर सिस्टम होता है। तो इंडिया में कौन कौन से कितने मेजर क्लस्टर हैं और कहाँ है? देखिए इंडिया में ज्वेलरी में टोटल लगभग 15 क्लस्टर है, जहाँ पे अलग अलग तरीके के ज्वेलरी बनता है। जैसे आप रिटेल में जाके देखते हो कि बहुत सारे तरीके का ज्वेलरी है, बट वो सारे ज्वेलरी एक सिटी में नहीं बना है, एक क्लस्टर में नहीं बना है। तो मैं इस क्लस्टर को ऐसे बोलूंगा कि जैसे आप शुरू करिए, ज्वेलरी का जो हैंडमेड ज्वेलरी जन्मदाता है वो कलकत्ता है। ठीक है, तो कलकत्ता से हम शुरू करते हैं। कलकत्ता में क्या बनती है, कौन सी टाइप की ज्वेलरी? कोलकाता में मेजर जो ज्वेलरी इस समय बन रहा है वो है हैंडमेड ज्वेलरी। उसके बाद इस समय आर्टिफिशियल, जिसको हम फैशन ज्वेलरी भी बोलते हैं, वो भी बन रहा है, बहुत बड़े तादाद में बन रहा है। सिल्वर ज्वेलरी बन रहा है, डायमंड ज्वेलरी भी बन रहा है। तो कोलकाता इज बिग क्लस्टर। ठीक है। बट उसके बाद अगर सबसे बड़ा इंडिया में इस समय ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा क्लस्टर अगर आप बोलेंगे तो वो है बॉम्बे। उसके बाद है सूरत, राजकोट, अहमदाबाद, जयपुर भी एक बड़ा क्लस्टर है। उसके बाद है दिल्ली, उसके बाद है मेरठ, साउथ में चेन्नई भी एक क्लस्टर है, साउथ में बेंगलोर भी एक क्लस्टर है, हैदराबाद एक क्लस्टर है, कोयम्बतूर एक क्लस्टर है, नेल्लोर एक क्लस्टर है, एक त्रिशूर भी है शायद ना? त्रिशूर में बहुत ज्यादा बड़े मात्रा में ज्वेलरी नहीं बनती। रिटेलर्स वहां से खूब निकले त्रिशूर से। त्रिशूर का क्या है, केरला का क्या स्टोरी है कि केरला सबसे ज्यादा गोल्ड कंज्यूम करते हैं।
तो इसके वजह से जो स्टार्टिंग पॉइंट में जिन्होंने वहां पे शोरूम डाला, उनका सेल ज्यादा हुआ तो प्रॉफिट ज्यादा हुआ, तो उन्होंने क्या किया फिर बिजनेस का एक्सपेंशन। क्योंकि शायद कल्याण भी वहीं से है, शायद मलाबार भी वहीं से है, और बहुत सारे ब्रांड उस एरिया से निकले, जॉय लुक्का वहीं से निकला हुआ है। तो त्रिशूर इज द कैपिटल, गोल्ड कैपिटल कहते हैं इसको। अगर इस समय अगर आप देखेंगे ना, इंडिया की टोटल जो ज्वेलरी कंजम्पशन है उसका 50% कंजम्पशन है साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के 5 स्टेट, और बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया 50% कंज्यूम करते हैं। उसके अंदर सबसे लार्जेस्ट पर कैपिटा का ज्वेलरी सेल होता है वो है केरला, उसके बाद है तमिलनाडु। तो मैक्स बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउस या तो केरला से या तमिलनाडु से है। उसके बाद आता है कर्नाटक भी है, उसके बाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। यहाँ पे लोगों के है ना फर्स्ट चॉइस जो होता है ना इन्वेस्टमेंट के लिए, पहला वो गोल्ड खरीदते हैं, सेकंड वो रियल एस्टेट, और उनको बैंकिंग सेक्टर और लिस्ट जो शेयर मार्केट में उनको इंटरेस्ट ही नहीं है, उनको बिलीव ही नहीं है। ये सब मोह माया है, जो दिख रहा है वही है, ये गोल्ड दिख रहा है और ये बिल्डिंग दिख रही है, बस जो नहीं दिख रहा उस पर भरोसा नहीं है। राहुल जी, वहाँ पे एक शादी होता है, आप बिलीव नहीं करोगे 10-15 किलो सोना दिया जाता है एक शादी में। चलो सर, अपन जयपुर में बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं। जयपुर क्लस्टर किसके लिए फेमस है? यहाँ पे क्या होता है मुझे? देखिए, जयपुर 2 चीज के लिए क्लस्टर के लिए फेमस है। एक है सिल्वर ज्वेलरी एक्सपोर्ट के लिए, यहाँ पे एक सीतापुरा करके एक एरिया है, वहाँ पे बहुत बड़े तादाद में सिल्वर ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग होता है और पूरा दुनिया में यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। दूसरा है जयपुर में स्टोन, जो बहुत सारे रंग बिरंगे कलर स्टोन होते हैं, उनका कटिंग एंड पॉलिश और उनके बाद उसको ज्वेलरी में कन्वर्ट करना, ये जयपुर बहुत बड़े क्लस्टर में आते हैं। और आप समझ लीजिए कलर स्टोन का दुनिया का सबसे बड़ा कटिंग एंड पॉलिश एंड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का सबसे बड़ा मार्केट। बेसिकली मैं बोलूंगा जो सूरत का स्टेटस है डायमंड में, वो जयपुर का स्टेटस है कलर स्टोन में। चलो सर, ये सर फैक्ट्री आपने कहा मशीन से भी बनती है, हाथ से बनती है, तो हाथ से बनी हुई ज्वेलरी और मशीन से बनी ज्वेलरी में तो कॉस्ट में, टाइम में, सब में फर्क आता होगा। तो ये कौन सी ज्वेलरी ऐसी होती है कि ये हाथ से ही बनेगी, कौन सी है जो मशीन से? अगर मशीन से बनती है तो सारी मशीन से क्यों नहीं बन रही? कौन सी है जो हाथ जरूरी है? देखिए, मैंने एक क्लस्टर मिस कर गया। एक है आपके राजस्थान में एक जोधपुर करके एक जगह है। जोधपुर में एक ज्वेलरी बनता है जो कि कुंदन की ज्वेलरी बोलते हैं, ट्रेडिशनल ज्वेलरी बोलते हैं, मीनाकारी होता है। वो ज्वेलरी हाथ से ही बनता है, आज तक उसमें मॉडर्नाइज ज्यादा हुआ नहीं है, वो हाथ से बनता है। और वो एक ज्वेलरी 6-6 महीने तक लगता है बनने में, कुछ हफ्ते में भी बन जाता है, बट बहुत सबसे अच्छा मतलब लॉन्ग टाइम का अगर कोई ज्वेलरी बनता है तो जोधपुर में बनता है, वो हाथ से ज्वेलरी। बाकी बहुत सारे ज्वेलरी आज के दिन में भी है, जैसे कोलकाता में बहुत सारे ज्वेलरी है वो हाथ से ही बनता है, उसमें आज के दिन में भी मशीन ज्यादा यूज नहीं हो रहा है। मतलब कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ज्वेलरी है जिसमें हाथ ही लगेगा, कुंदन में, मीनाकारी में, वहां पे मशीन से आगे भी नहीं आ सकते। ठीक है सर, एक मशीन से बात आई, मशीन से आती है कि जीरो मेकिंग चार्ज की बात आती है बार बार, तो आप कहते हो जीरो मेकिंग चार्ज नहीं होता है, मिथ होता है। तो जीरो मेकिंग चार्ज कैसे मिथ है और उसका सच्चाई क्या है, आप बताइए सर। अभी जीरो मेकिंग का मतलब क्या है कि आप कोई मेकिंग चार्ज लेंगे नहीं। तो क्या ये सत्य है कि एक ज्वेलरी बना है उसके पीछे जो मैन्युफैक्चरिंग में मेहनत हुआ है या कॉस्ट लगा है वो जीरो है? ये हो सकता है क्या? पब्लिक तो समझदार है, उसको समझना चाहिए। एक स्कीम है, एक प्रमोशन करने का तरीका है, वो हिडन कुछ न कुछ उसमें छुपा के रखता है। कहाँ छुपा सकता है सर? देखिए, जैसे मैंने देखा ये जीरो मेकिंग चार्ज मैक्सिमम दुबई में चलता है, ठीक है। इंडिया में अभी तक इसका चलन ज्यादा आया नहीं है। कुछ रिटेलर्स कुछ कभी ऑफर निकाल देते हैं होली दिवाली, बाकी हाँ 350 मतलब 365 दिन में से 15 दिन ही ऑफर आता है, 350 दिन तो है। देखिए, ज्वेलरी इंडस्ट्री में ना 3 तरीका है कमाने की। ठीक, एक तरीका है कि वो गोल्ड प्राइस में मैनिपुलेशन कर सकता है, वहां से वो कमा सकता है। एक है वेस्टेज, अगर वो मेकिंग चार्ज नहीं ले रहा है तो वेस्टेज ले रहा होगा। वेस्टेज क्या होता है सर? ये क्या होता है? वेस्टेज मतलब हम जब पुराने जमाने में ज्वेलरी बनाते थे, ज्वेलरी बनाते वक्त कुछ सोना लॉस होता था, तो वहीं से ये चलन आ गया कि वेस्टेज मतलब इतना वेस्टेज लगेगा, तो आगे जाके हम जब मैन्युफैक्चरर होलसेलर को देते हैं वो वेस्टेज लगा के देते हैं, होलसेलर जब रिटेलर को देता है तो वो वेस्टेज लगा के देता है कि मेरा ज्वेलरी 3 वेस्टेज का है या 5 वेस्टेज का है। 3 वेस्टेज का मतलब अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ कि मेरा ज्वेलरी 3 वेस्टेज का है, मतलब ये 100 चीज जो मैं दे रहा हूँ 100 रुपए की, इसमें 5 तो वेस्ट ही होगी, तो मैं पैसे 105 के लूंगा, ऐसा? यस, 3% एक्स्ट्रा लूंगा मैं, 3% एक्स्ट्रा लूंगा। हाँ, मेरा अगर 22 कैरेट की ज्वेलरी है तो उसमें जो टोटल प्योरिटी बनेगा उसका मैं 3% एक्स्ट्रा लूंगा, ठीक है, उसको हम वेस्टेज बोलते हैं।
उसके बाद आता है तो मेकिंग। वेस्टेज का रिटेलर लेता है इधर से? हाँ, रिटेलर गोल्ड प्राइस मैनिपुलेशन थोड़ा बहुत कर सकता है या करता है, अगर किसी ने अगर स्कीम चला रहा है तो वहां पे कर सकता है वो। नहीं सर, वेस्टेज में कैसे करता है? गोल्ड प्राइस तो मैं समझ गया, हाँ। वो वेस्टेज में कैसे खेलेगा? वो बोल के तो ले नहीं सकता कि 3% वेस्टेज, या बोल के तो लेता है? बोल के ले कि भाई ये आपका ज्वेलरी है, इसमें 92 का है, इसको मैं 97 का से हिसाब करूंगा, वेस्टेज 4% का वेस्टेज ले लूंगा। ठीक है। और थर्ड होता है मेकिंग चार्ज। हम्म। तो ये, और पहला एक चीज है जो कि आज के दिन में बहुत कठिन है, पहले ये ज्यादा होता था, प्योरिटी में भी लोग थोड़ा गोलमाल करते थे, बट आज बीआईएस का रेगुलेटरी आ गया है। अगर आपके जनता सतर्क है और वो जाके सही ढंग से प्योरिटी चेक करके लेता है तो उनको ठग नहीं सकता है। तो सर ये बीआईएस पे बात आते हैं, तो अगेन मेरा ऐसा अलग से सेक्शन बना रखा है हॉल मार्किंग वाला, आपका हॉल मार्किंग का वर्क भी है तो उस पर भी बात करेंगे। मैं लार्जेस्ट हूँ, हाँ। मैं लगभग 10 से 15 लाख पीसेस ज्वेलरी हॉल मार्किंग कर रहा हूँ इस समय हर महीने में। तो सर ये जो मेजरमेंट होता है ना, इसमें सर्टिफिकेशन में क्या क्या आ जाता है? कि प्योरिटी की चेक या कितने कैरेट है उसकी चेक, ये आता है? क्या है कि हमारे पुराने जो ज्वेलर्स थे ना, वो लोग जब ज्वेलरी बेचते थे तो लोग बोलते थे ये ज्वेलरी 22 कैरेट है। तो आपने गए विश्वास किए, 22 कैरेट ज्वेलर को विश्वास किया और लेके आ गए, बट बाद में आप इस ज्वेलरी को जब बेचने जाते हो या एक्सचेंज करने जाते हो तो बोलता था कि ये तो यार 20 कैरेट का है, या दूसरे दुकान में जाते हैं तो बोलता है कि भाई ज्वेलरी में आपका सोना थोड़ा खोटा सोना है। तो ये गवर्नमेंट को पता पड़ा कि इंडिया के जो ज्वेलर्स है वो बोल कुछ रहा है और बेच कुछ रहा है, तो उन्होंने बोला चलो एक सैंपल सर्वे करते हैं। तो सर्वे करके क्या किया, लोगों के दुकान से सैंपल उठाया बिना जानकारी से, और उसमें 90% सैंपल जो था वो फेल था, जो बोल रहे थे वो नहीं दे रहे थे। तो गवर्नमेंट ने सोचा ये तो ये गलत हो रहा है, पब्लिक के इंटरेस्ट के खिलाफ है ये, तो पब्लिक हित में काम करने का काम है गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट ने तब बीआईएस को इन्वॉल्व किया कि बीआईएस भाई तुम इसका प्योरिटी को क्या कर सकते हो, तो ताकि वो गलत प्योरिटी बोल के गलत माल नहीं दे सके। तो तब आया बीआईएस हॉल मार्किंग रूल, बट शुरू में ये मैंडेटरी नहीं था। शुरू में इसको क्या किया, खाली एक्सपेरिमेंट के हिसाब से अप्लाई किया गया, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ावा दिया गया, और आज इसको इतना स्ट्रिक्टली कर दिया गया कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि उनके बीआईएस एसिंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर का लाइसेंस दे दिया, उनको पूरा रेगुलेटरी गवर्नमेंट करता है। तो जब ज्वेलरी बनता है, ज्वेलरी बनने के बाद पहले जाता है हॉलमार्किंग के पास, वो पहले प्योरिटी टेस्ट होगा, उसके बाद उसका सर्टिफाइड होगा, वो रिकॉर्ड में जाएगा, बीआईएस के रिकॉर्ड में जाएगा, उसके बाद फिर वो ज्वेलरी होलसेलर के पास कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? मैन्युफैक्चरर की? मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर की। मतलब जो भी ग्राहक के पास आने से पहले हो जानी चाहिए? नहीं, ग्राहक के पास नहीं, अगर आप होलसेलर हो, आपके दुकान में रखने से पहले आपको हॉलमार्किंग करके रखना पड़ेगा। और रिटेलर हो तो आपके दुकान में एक भी पीस आप विदाउट हॉलमार्किंग ज्वेलरी नहीं रख सकते, आज ये मैंडेटरी है। तो हॉलमार्किंग करके वहां पे चला गया। इसके टाइम टू टाइम गवर्नमेंट क्या कर रहा है कि इसमें जितने भी लूप होल्ड आता है तो टाइम टू टाइम इसको सर्कुलेशन दे के हॉलमार्किंग को और स्ट्रिक्ट कर रहे हैं। अभी तो लास्ट जो रूल था कि 6 डिजिट का एवरी ज्वेलरी का, जैसे हर गाड़ी का एक चेसिस नंबर होता है, वैसे हर ज्वेलरी का 6 डिजिट का एक यूआईडी नंबर है। आप वो यूआईडी नंबर को लेके, वो ऐसे आंखों से आपको दिखेगा नहीं, आपको मैग्नीफाई ग्लास से देखना पड़ेगा। देख के अगर बीआईएस केयर ऐप में जाके आपका नंबर डालोगे तो उस ज्वेलरी का सारा डिटेल आप खुद चेक कर सकते हो। ये आ गया है या आने वाला है? ये आ गया है, ऑलरेडी 2-3 साल हो गए, इम्प्लीमेंट हो चुका है। अभी एक स्टेप और जा रहा है बीआईएस, ज्वेलरी का तस्वीर भी आपको डालना पड़ेगा, हॉल मार्किंग करते वक्त हमको डालना पड़ेगा। तो आप अगर कल जाएंगे ज्वेलरी खरीदेंगे, आप एचओडी नंबर डालेंगे तो आपको उस ज्वेलरी का डिटेल में तस्वीर भी दिखेगा। आपको आज तस्वीर नहीं दिखेगा, आज आपका वेट कितना है, मैन्युफैक्चरर कौन है, वो कहाँ पे हॉल मार्किंग हुआ, ये सारे चीज दिखेगा, ज्वेलरी का तस्वीर नहीं दिखेगा। आगे जाके तस्वीर भी आने वाला है। और सर हॉल मार्किंग में क्या क्या करके देते हैं? प्योरिटी बताते हैं, कैरेट बताते हैं, क्या बताते हैं उसमें? रिजल्ट क्या निकलता है उसका? प्योरिटी हॉल मार्किंग ये बता रहा है कि 22 है कि 24 है कि 21 है। यस, इंडिया में टोटल इस समय बीआईएस ने टोटल 7 तरीके का ज्वेलरी को कैटेगराइज किया है।
24 कैरेट, 23 कैरेट। तो सर ये कैरेट का मतलब क्या होता है? जैसे अगर आप बोलते हैं 24 कैरेट, तो 24 कैरेट में कितना सोना और 22 में कितना, एक एक करके बताइए सर। 7 कैटेगरी आपने बताई, एक एक कैटेगरी का बताना प्लीज। देखिए 24 कैरेट मतलब खरा सोना, 100% प्योर है, ठीक है, उसमें 100% सोना है। बट कुछ 24 कैरेट 99.50 का भी होता है, ठीक है। एक होते 99.90, ये 49 भी होता है। 49 की सोना लगभग बहुत कम मिलता है, ठीक है। ठीक है। तो 24 कैरेट का मतलब ये मत सोचिए कि 24 कैरेट में भी 3 कैटेगरी है, ठीक है। 49, 999 और 99.55, ओके। ठीक है। उसके बाद आता है 23 कैरेट। 23 कैरेट का मतलब है 95.8% सोना। 22 कैरेट, 22 कैरेट का मतलब है 91.6% सोना। 20 कैरेट, 20 कैरेट का मतलब है 83.30% सोना, 83.3। 18 कैरेट, 18 कैरेट का मतलब 75% सोना, 75% उसमें सोना है, 25% दूसरा है। 14 कैरेट, 14 कैरेट का मतलब 58.5% सोना, ठीक है। और 9 कैरेट मतलब 37.5% सोना। तो ये टोटल 7 कैटेगरी। और सर जैसे इसमें 37 आ गया इसमें, तो बाकी 63 क्या है? चांदी और बाकी अलग अलग मटेरियल। चांदी है, कॉपर है, और अदर्स ज्वेलरी को अच्छे स्टेन देने के लिए या अच्छे कलर लाने के लिए अदर मटेरियल भी मिक्स किया जाता है। भाई जैसे अपन कहते हैं भाई 24 कैरेट सोना लिया, 24 कैरेट का कुछ लिया, तो जो सोने का भाव है वही लग जाता है। Yes. लेकिन अब जैसे मान लो अपन कहते हैं 18 कैरेट सोना लिया, तो 18 कैरेट में आपने कहा 75% होता है। 75% सोना तो है, 75 सोना भाव है, तो 25 का किस भाव से रेट, किस रेट से लगता है वो? 25 का कुछ नहीं लगेगा, लगता ही नहीं है नहीं कुछ नहीं लगेगा भाव से खाली आप क्या करो, इंटरनेशनल उस दिन का जो आउंस रेट चल रहा है उसको देख लो, इंडियन करेंसी एंड डॉलर का करेंसी का क्या रेट चल रहा है देख लो। इंडियन गोल्ड का ड्यूटी है 15% वो, और जीएसटी को मिला लो तो आपका सोने का रेट निकल जाएगा। और उसका 75% के हिसाब से बिल बनना चाहिए। हाँ, सोने का रेट होना चाहिए। उससे अगर ज्यादा बन रहा है तो फिर कुछ गड़बड़ है। सर होलसेलर और एक बार रिटेलर पे बात करते हैं। इंडिया में सर अभी मोटा मोटी कोई अंदाजा है कि भी कितने ज्वेलर्स हैं और कितना मार्केट ऑर्गेनाइज है जो टाटा तनिष्क मलाबार जैसे लोगों के पास है, और कितना छोटे रिटेलर्स के पास है? देखिए इस समय टोटल इंडिया में लगभग 1 लाख से 1.25 लाख ज्वेलर्स है, रिटेलर है, जिसके अंदर 30 to 40% जो है कॉर्पोरेट के पास है मार्केट, जो जिसको हम कॉर्पोरेट एंड सेमी कॉर्पोरेट बोलेंगे। 30 to 40% मार्केट शेयर उनके पास है। सिंगल स्टोर जो, उसको हम 3 कैटेगरी करते हैं, एक लार्ज स्टोर, एक मिड स्टोर, एक स्मॉल स्टोर। लार्ज स्टोर के पास मार्केट जो है वो लगभग 10 से 20% के बीच है। बट इंडिया के सबसे बड़ा जो ज्वेलरी मार्केट जिसके पास है वो है मिड रिटेलर के पास। उनके पास लगभग 40 के पास परसेंट के से 45% तक उनके पास मार्केट शेयर है। और जो स्मॉल स्टोर है जो कि बहुत छोटे छोटे, उनके पास भी एक 10-15% का मार्केट शेयर है। तो ऐसे बटा हुआ है टोटल 5 कैटेगरी में, कॉर्पोरेट, सेमी कॉर्पोरेट, लार्ज रिटेल सिंगल स्टोर, मिड रिटेल सिंगल स्टोर, स्मॉल रिटेल सिंगल स्टोर। और जो सेमी कॉर्पोरेट है उसको कहते हो, जैसे मान लो जिसकी 2 से 10 ब्रांच, 2 से 10 रिटेल आउटलेट है। सर अभी एक ज्वेलरी रिटेल में आपको क्या लग रहा है, कुछ नई चीज हुई है क्या? क्योंकि देखो टाटा ग्रुप बहुत पहले से तनिष्क के रूप में आपके पास है, फिर उसके बाद अभी अंबानी जी आ गए रिलायंस ज्वेल लेके, बिरला जी आ गए इंद्रिय लेके, टाटा थे, अंबानी आ गए, बिरला जी आ गए, और ये जो छोटे छोटे थे पहले, जैसे कल्याण लिमिटेड जगह काम कर रहा था, कल्याण मलाबार जो है लुक्का, जो साउथ में बैठे थे, अब वो साउथ से पूरा नॉर्थ आ गए। तो ऐसा क्या हो गया कि अब जैसे आप वैशाली में अपन बैठे हैं, आप चक्कर लगा के हो, ऐसा कोई ब्रांड नहीं है नेशनल जो यहाँ पे नहीं है। तो ये क्या हो गया कि बड़े ग्रुप्स का इंटरेस्ट तुरंत ज्वेलरी रिटेल में आ गया? इसके 2 कारण है राहुल जी। पहला कारण था कि ज्वेलरी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज हो रहा था। पहले ये ज्वेलरी इंडस्ट्री अनऑर्गेनाइज था, ये ऑर्गेनाइज हो रहा था। इसके कारण से लोगों ने एक्सपेंशन किया। दूसरा, ज्वेलरी इंडस्ट्री में ब्रांड को लोग अभी पसंद कर रहे हैं, लोग ब्रांड में जाके खरीदने की कोशिश कर, तो इसलिए ब्रांड अपना अपना अलग अलग जगह में जाके शोरूम कर रहे थे। और तीसरा भी इसका एक और कारण है कि ज्वेलरी बिजनेस ऐसा एक बिजनेस है जिसमें डबल प्रॉफिट है। एक प्रॉफिट तो उनका जो इन्वेंट्री है उनका एपिसेट हो रहा है, और दूसरा है कि उनको बिजनेस के जो प्रॉफिट मिल रहा है। अगर आप लास्ट 10-15 साल में देखेंगे ना, जितने भी ज्वेलर्स है
उन्होंने डायरेक्ट प्रॉफिट जो कमाया ना, उससे ज्यादा प्रॉफिट उन्होंने स्टॉक की जो उनके जो प्राइस एप्रिशिएट है उसमें कमाया। तो दुनिया में ये एक बिजनेस है जिसमें डबल प्रॉफिट होता है, दूसरा एक बिजनेस है रियल एस्टेट जिसमें डबल प्रॉफिट होता है। मेरे को लगता है और तीसरा कोई है ही नहीं बिजनेस जिसमें डबल प्रॉफिट होता है। तो सर ये बताओ, बड़े जो ब्रांड है इनकी मैन्युफैक्चरिंग ये खुद ही कर लेते हैं या ये भी बाहर से करवाते हैं जैसे बाकी लोग कराते हैं? ना के बराबर है, बहुत लिमिट। अगर कर भी रहा है कुछ लोग, ऐसे नहीं बोलूंगा कुछ एकदम नहीं कर रहा है, कुछ बड़े ब्रांड करने अभी कोशिश कर रहे हैं कि मेरा इतना स्टोर हो गया तो मैं खुद ही बना लेता खुद ही कुछ बना लेता हूँ, कुछ बना लेता हूँ। इसका मतलब है सारे ज्वेलरी जो जैसे आपके जयपुर में कुछ स्पेशल कैटेगरी ज्वेलरी बनता है, वो चाहेगा भी तो वो नहीं बना सकते, तो यही से लेना पड़ेगा, वो लेना ही पड़ेगा। हाँ, वो तो जनरल बेसिक कैटेगरी जो मास कैटेगरी है वो बना ली वाली बात। कुछ कॉमन ज्वेलरी जो पॉसिबल है उसके ऊपर कुछ रिटेलर ने काम शुरू किया है, कुछ रिटेलर बना रहे, बट वो बहुत उनके टोटल अगर सेल का परसेंटेज में अगर देखेंगे ना, वो 5 से 10% से अधिक नहीं होगा। तो सर एक और चीज भी आपने तो 5 कैटेगरी बताई, आपने कहा सबसे बड़े तो हो गए कॉर्पोरेट 30% मार्केट लेके बैठे हैं, और तीसरी कैटेगरी थी मिड दुकान जो सिंगल स्टोर है। तो ये पे मिड जो स्टोर है सिंगल शोरूम का, ये इन बड़े बड़े कॉर्पोरेट के तुलना से कैसे कंपेयर करें? इसके पास क्या अलग होता है कि ये भी अपना सर्वाइवल कर जाता है? और अभी आप कह रहे हो मेजोरिटी शेयर तो यही लेके बैठा है, तो मैं कह रहा हूँ एक सामने इधर तनिष्का शोरूम खुला हुआ है, इधर कल्याण खुला हुआ है, और यहाँ पे कोई भी XYZ जयपुर ज्वेलर खुला हुआ है, एक ही दुकान है बेचारे की, तो वो कैसे कॉम्पीट करे और इसके पास क्या यूनिकनेस है जो इनके पास नहीं है? देखिए, इनका 2-3 चीज है जो इनको अलग करते हैं कॉर्पोरेट से। एक है इनका कस्टमर का से साथ रिलेशन एंड ट्रस्ट। दूसरा है ये हर जगह का लोकल खिलाड़ी है, तो ये जानता है कि मेरा एरिया में क्या ज्वेलरी चलेगा, मेरा कस्टमर को क्या पसंद आएगा। कॉर्पोरेट जब एक मर्चेंडाइज करते हैं ना तो कॉमन करते हैं, लोकल जो करते हैं वो अपने एरिया को देखते हुए। जैसे मैं कुछ दिन पहले अजमेर गया, वहां पे मैंने कचौड़ी दुकान में गया, तो वहां पे KFC से ज्यादा उसका सेल है, तो वो अपना लोकल टेस्ट जानता है। तो ऐसे ज्वेलर भी अपना लोकल टेस्ट जानते हैं कि मेरा लोकल में क्या चलेगा, उस हिसाब से वो अपना इन्वेंटरी रखते हैं। चौथा कारण है कि आज के दिन में भी कॉर्पोरेट ज्यादातर टायर 1, टायर 2, टायर 3 तक पहुंचा है, बट आज के दिन में सबसे ज्यादा जो गोल्ड बिकते हैं ना, रूरल एरिया में ज्यादा बिक रहे हैं। टायर डिस्ट्रिक्ट लेवल में, रूरल एरिया में ज्यादा बिक, वहां पे अभी तक कॉर्पोरेट पहुंचा नहीं है। हाँ भाई, लिमिटेड ही ब्रांचेस हैं इनकी भी, किसी के 100, किसी के 150, लेकिन सिटियां तो बहुत सारी। इंडिया इतना बड़ा है, इनको पहुंचने के लिए, छोटे छोटे सिटी तक पहुंचने के लिए इनको और 10, 15, 20 साल लग जाएगा। हाँ, तब तक वो या तो मेडिसिन में सर्वाइव कर लेंगे, हो सकता है वही बड़े बन जाए, वही 4 दुकान और खोल ले। जैसे आज मैं शॉप पे गया, ज्वेलरी शॉप पे, भाई ज्वेलरी दिखा दो, वो मुझे वहां पे डिस्प्ले करता है सर आज का गोल्ड का भाव ये, मैं उस भाव से कैलकुलेट करके ले लेता हूँ। अब वो भाव उसने सही लगा रखा है, गलत लगा रखा है, मैनिपुलेट कर रखा है, मैं कैसे चेक करूं? मुझे एक तरीका बताओ। राहुल जी, मैं आपको एक कैलकुलेशन दे रहा हूं, आप उस कैलकुलेशन को आप अपने कस्टमर को दिखा दो। इसमें सिंपल सा चीज है, 4 चीज की उनको कैलकुलेशन करना है। इंटरनेशनल गोल्ड का रेट क्या है उस दिन, इंडियन करेंसी या डॉलर का क्या रेट चल रहा है। तीसरा, उसके साथ इंडियन ड्यूटी आज के दिन में 15% है, हो सकता है कल कम ज्यादा हो ड्यूटी, और GST। ये चारों का अगर कैलकुलेशन कर ले तो उनको वो GST कितना परसेंट है इंडिया में इस समय गोल्ड के ऊपर 3% है। 3% है। तो बेसिकली जो गोल्ड का भाव, जो इंटरनेशनल भाव है, मल्टीप्लाई करना है उसको आज के करेंसी के भाव से, इंडियन करेंसी के भाव से, फिर उसको उसमें 15% ड्यूटी जोड़नी है, फिर उसमें 3% GST जोड़ना है। Yes. वो अगर भाव दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो कुछ झोल झाल है। गोल्ड में क्या होता है कि ऊपर नीचे भाव चलता रहता है, हर सेकंड में, हर मिनट में भाव चलता रहता है। तो हर ज्वेलर्स क्या करते हैं कि अपना बोर्ड रेट हर 2-4 घंटे में या दिन के 2-3 बार बोर्ड रेट लगाते हैं, तो थोड़ा नजदीक में ही वो लगाते हैं, तो वो आप क्रॉस चेक कर लेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। जब आप खरीद रहे हो 1 बजे, तो 1 बजे का भाव मैच कर लो और क्या। बस सर, कंज्यूमर बिहेवियर पे सवाल थे, एक तो नॉर्थ वर्सेस साउथ था, आपने आधा आंसर दे दिया कि 50% तो वही 4-5 स्टेट ही ले जाते हैं, और बाइंग बिहेवियर। अच्छा सर, एक बार फिर भी इसको और डिटेल में लेते हैं, नॉर्थ और साउथ के बिहेवियर में क्या फर्क है गोल्ड बाइंग में? देखिए, नॉर्थ एंड साउथ में बिहेवियर में फर्क ये है कि साउथ वाले लोग है ना, अगर वो आमदनी 1 रुपया करता है, खर्चा 10 पैसा करता है।
उनका बचत बहुत ज्यादा होता है, उनका बहुत सिंपल लाइफ लीड करते हैं वो लोग, तो उनका बचत ज्यादा हो जाता है, तो वो बचत जो हो जाता है वो गोल्ड खरीद लेते हैं। ठीक है। दूसरा क्या होता है, उनको गोल्ड के ऊपर इतना विश्वास है, जो गरीब लोग है ना वो लोग एक साथ नहीं कर पाते, तो वो क्या करते, पैसा जमा करते, जैसे आप बैंक में हर पैसा जमा करते, वो लोग क्या करते, ज्वेलर्स के पास जाके पैसा जमा करते और 12 महीने के बाद वो ज्वेलरी लेके आते। खुद का मेरा एक्सपीरियंस है कि मेरा घर में एक काम वाली औरत थी, तमिलियन था, तो मैंने देखा उसके पास 100-200 ग्राम का वो चेन पहन के आती थी। मैं उसका मुश्किल से उसका मंथली इनकम होगा 15,000, मुश्किल से इनकम होगा मंथली। मेरे घर के साथ साथ और भी घर में काम हो। मैंने उस दिन उसको एक दिन पूछा कि भाई तेरे पास इतना सोना कहाँ से आया? तो वो बोला कि मैं जो भी कमाता हूँ मैं हर महीने में पैसा ज्वेलर्स के पास जाके जमा करके आता हूँ और साल के बाद मैं गोल्ड लेके आ जाता हूँ। मैं घर पे नहीं रखता हूँ, घर पे रखूंगा तो खर्चा हो जाएगा। बट नॉर्थ इंडिया के लोग जो होते हैं ना वो लाइफ स्टाइल में ज्यादा खर्चा करते हैं, उनकी सेविंग बहुत कम होता है, वो बहुत लग्जरी लाइफ दिखाते हैं, बड़े गाड़ी EMI में। खासकर नॉर्थ इंडियन लोग है ना EMI में जीते हैं, साउथ इंडियन लोग EMI में नहीं जीते। तो सेविंग कम होती है तो ज्वेलरी की जगह कहीं और चीज पे लगाते हैं, वो स्टॉक मार्केट या कुछ और कर लेते हैं। पहली बात तो बचता ही नहीं उनके पास ज्यादा। पहला तो चीज है लग्जरी लाइफ के पीछे नॉर्थ इंडिया के लोग या रेस्ट ऑफ साउथ इंडिया के लोग, वो ज्यादातर लग्जरी लाइफ एक खर्चे में या EMI में उनका ज्यादा से ज्यादा पैसा चला जाता है। उसके बाद जो भी बचता है उसके पास 4 ऑप्शन है, रियल एस्टेट भी है, बैंकिंग सेक्टर भी है और हमारे आज शेयर मार्केट भी है। शेयर मार्केट को ज्यादा प्रमोट किया जाता है तो शेयर मार्केट भी करते हैं, साथ में थोड़ा बहुत बच गया तो गोल्ड लेना। गोल्ड का 10% वाला मामला ही रहता है नॉर्थ इंडिया में, अगर देखा जाए तो, कि सब कुछ करके 10% गोल्ड को दे देंगे, उधर तो गोल्ड ही भगवान है। नहीं, रेस्ट ऑफ इंडिया में क्या होता है, जब जरूरत पड़ता है ना तब गोल्ड खरीदते हैं। मतलब उनको जब भूख लगे, जैसे आपको भूख लगे तो आप खाना खाते हो, बट डाइट क्या बोलते हैं कि हर 4 घंटे 6 घंटे में खाते रहो। साउथ इंडिया वाला और रूल अपनाते हैं, गोल्ड लेते रहो। सर मोस्ट सोल्ड ज्वेलरी कैटेगरी क्या है, अगर आप ऐसे ओवरऑल देखें कि क्या बिकता है? रिंग ज्यादा बिकती है, चेन बिकती है, बैंगल्स बिकती है, या कुछ ऐसा है कि सबसे ज्यादा क्या बिकता है? अगर इस टाइम में देखा जाए सबसे ज्यादा जो ज्वेलरी बिकता है गोल्ड में, लगभग 25% के आसपास चेन एंड चेन प्रोडक्ट, जिसमें मैं हूं। उसके बाद आता है बैंगल्स, ठीक है। उसके बाद आता है जो छोटे मोटे कास्टिंग ज्वेलरी जो लोग लाइफस्टाइल के लिए खरीदते हैं। उसके बाद आता है सारा हैंडमेड ज्वेलरी, जिसमें टेम्पल ज्वेलरी आ गया, तरह तरह के ज्वेलरी। 17 कैरेट 18 कैरेट छोटी मोटी अंगूठियां तो ऑनलाइन बिकने लग गई है थ्रू वेबसाइट और थ्रू ई-कॉमर्स। तो ये ट्रेंड आपको कैसे लगता है कि ये टेम्पररी ट्रेंड है, कुछ समय बाद चला जाएगा, या ये धीरे धीरे बढ़ेगा? देखिए, अगर आप देखेंगे ना राहुल जी, ऑनलाइन इंडिया में ज्वेलरी में सक्सेस ही नहीं है। जिन लोगों ने भी ऑनलाइन ट्राई किया उन्होंने बाद में क्या किया, ऑफलाइन स्टोर किया। तो ऑनलाइन से क्या होता है, लीड जनरेट होता है, ब्रांडिंग होता है, कस्टमर जो मैक्सिमम कन्वर्ट होता है ना वो ऑफलाइन में जाके होता है। ठीक है, आगे जाके ये ट्रेंड बढ़ेगा, लेकिन ज्वेलरी ऐसा चीज है कि खुद देख के फिजिकल फील करके तभी लेना सही है, और लेते भी लोग ऐसे ही है। बेसिकली डिस्कवरी हो जाएगी ऑनलाइन, बाकी जो परचेसिंग होनी है, जहाँ पेमेंट होना है, वो ऑफलाइन ही होने वाला है। यस, यही हो रहा है आज के दिन में। जितने भी बड़े ब्रांड है और जिन लोगों ने फिजिकल स्टोर नहीं किए, ऑफलाइन नहीं गए, वो उड़ गए। अच्छा, D2C में यही हो रहा है ना भाई, कोई भी आपका साबुन शैम्पू ब्रांड कुछ भी चल रहा है, वो ऑनलाइन 100-200 करोड़ ही आता है, अगर ऑफलाइन स्टोर में नहीं दिखा तो वो वहीं खत्म हो जाता है। क्या होता है राहुल जी कि देखिए, अगर मोबाइल का एक ब्रांड है, वो सारे एक ही जैसे पीस है, तो वो तो आप ऑनलाइन में खरीद लो, एक ही पीस आएगा आपको, माल में एक ही सेम आएगा। बट ज्वेलरी एवरी पीस इज डिफरेंट, और फोटो में देख के ना आपको समझना मुश्किल है कि ये कैसा रहेगा। फोटो में तो सर दिखता भी अच्छा है, फिर हाथ में आता है, बोले यार ये मैच ही नहीं कर रहा, कपड़ा ही मैच नहीं करता, चलो कपड़ा तो 500 का है, ये तो चीज महंगी है। सर फर्स्ट टाइम बायर आज की डेट में कोई बंदा अभी आपका पॉडकास्ट देख के जा रहा है ज्वेलरी खरीदने, तो आप उसको क्या बोलोगे, क्या क्या चीजों का ध्यान रखे, प्राइस का या प्योरिटी या वेस्टेज, क्या ध्यान रखे जिससे उसके साथ कोई फ्रॉड ना हो? 5 चीज। पहला देखिए, गोल्ड का प्राइस, आज गोल्ड का प्राइस क्या है, प्योरिटी,
वो कैरेट से दिख जाएगी उसको BIS में। BIS में, या तो उनके दुकान में अगर टेस्टिंग मशीन है टेस्टिंग मशीन में देख ले, या तो नजदीक के BIS रिकॉग्नाइज एचिंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर में जाके रीचेक करा ले, ठीक है। प्योरिटी चेक कर ले। उसके बाद वेस्टेज क्या ले रहा है, उसके बाद मेकिंग चार्ज क्या ले रहा है, और उसके बाद अदर क्या चार्ज अगर कुछ जोड़ रहा है तो वो क्या ले रहा है। ये 5 चीज आप देख ले सही से। और मैं बोलूंगा कि अगर आप पर्टिकुलर कोई ज्वेलरी खरीद रहे हो, कोई एक दुकान में जाके ज्वेलरी मत खरीदो। आप 4 दुकान घूम के आप पर्टिकुलर ज्वेलरी का 4 दुकान से आप एस्टिमेट ले लो, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन आपको बेस्ट रेट दे रहा है। जहां पे आपको बेस्ट दे रहा है आप वहां से लो। क्योंकि हाँ मतलब सब चीजों कॉम्बिनेशन का है। कोई आपको प्राइस सही दे रहा होगा तो मेकिंग में दिक्कत आ रही होगी, कोई मेकिंग सही दे रहा है तो प्राइस में कर रहा होगा। तो आप 4 दुकान लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कहाँ पे क्या ठीक है। राहुल जी, मैंने खुद देखा है कि मैंने एक चेन बनाया, वो चेन मेरा 4 दुकान में देखा, मैंने खुद जाके देखा एज अ कस्टमर। एक दुकान उसका चार्ज लगा रहा था 10 वेस्टेज, और वही चेन मैंने एक दुकान में देखा वो 5 वेस्टेज में दे रहा था। चेन सेम है, मैन्युफैक्चरिंग भी सेम है, प्योरिटी भी सेम है, अब बनाने वाला ही सेम है, एक दूसरे सेम ही तो बेची है। तो मतलब वेस्टेज इन चीजों पे नेगोशिएट कर लेना चाहिए। भी वेस्टेज है तो नेगोशिएट आदमी कर सकता है कैसे? वहां तो जो भाव कहता है वही मानना पड़ता है। वो कह दिया 5 वेस्टेज है तो क्या उसको कह सकते हैं हम 3 देंगे या 5 ही, या दुकान ही बदलनी पड़ेगी? नहीं, नेगोशिएशन जो है ना, कॉर्पोरेट का कुछ स्टैंडर्ड है, उन्होंने उनका वहां पे भी आप नेगोशिएशन कर सकते हो। बट हार्ड कोड नेगोशिएशन अगर करना है तो आपको सिंगल स्टोर में हार्ड कोड नेगोशिएशन कर सकते हो। हार्ड कोड नेगोशिएशन, क्योंकि कॉर्पोरेट का जो उनका टीम है वहां पे तो मालिक खुद नहीं बैठता है, तो उनको इतना अलाउ नहीं है। जो सिंगल स्टोर रिटेल है क्या, वहां पे क्या होता है, मालिक खुद बैठते हैं, तो मालिक खुद देखते हैं भाई ग्राहक को मेरे को छोड़ना नहीं है, चलो भाई थोड़ा कम मिलता है, वहाँ 19-20 हो जाता है। तो हार्ड कोड अगर आपको नेगोशिएशन करना है तो मैं बोलूंगा सिंगल स्टोर इज बेस्ट। तो कुल मिला के मगर एक चीज आज मैंने जो एक नई चीज सीखी कि हम ना कपड़े की दुकान पे तो नेगोशिएट कर लेते हैं कि यार भैया सही लगा दो, हम सब्जी की दुकान पे भी कर लेते हैं, ज्वेलरी की दुकान पे जो कहता है मान लेते हैं। तो आज नहीं मानना है, उससे भी नेगोशिएट किया जा सकता है। अगर वो कोई स्टोरी, अगर वो सिंगल स्टोर वाला बंदा है तो कॉर्पोरेट तो नहीं कर पाएगा, तनिष में तो नहीं करोगे, सब करते हैं, जगह भी कर सकते हैं, सब में कर सकते हैं आप, बट वहां पे एक लिमिटेशन है नेगोशिएशन की। और अगर हार्ड कोड नेगोशिएशन है तो सर मेरे घर की महिलाओं को बताऊंगा, बड़ी खुश होंगी कि चलो एक एरिया और खुल गया हमारे नेगोशिएशन का। चलो सर अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं, कुछ गोल्ड के ट्रेंड्स पे और कुछ आपके माइंडसेट पे बात करेंगे। सबसे पहले सर गोल्ड आपको क्या लगता है अभी लॉन्ग टर्म के हिसाब से कैसा है? देखिए, गोल्ड क्या है कि इंटरनेशनल करेंसी है, एकमात्र दुनिया का करेंसी है, ये कॉमन करेंसी है। तो दुनिया जब तक रहेगा गोल्ड रहेगा, और गोल्ड का दाम बढ़ते रहेंगे, कभी घटेगा नहीं। अगर आप पीछे जाएंगे, त्रेता युग में भी जाएंगे तब भी गोल्ड को ही मान्यता मिलता था, गोल्ड को ही लोग मानते थे। तो राजा परीक्षित के टाइम से गोल्ड तो गोल्ड सदाबहार है। सर अभी प्राइस की अगर मैं बात करूं तो अभी कहते हैं बबल है, ये तो एकदम सी प्राइस इतनी बढ़ गई, ये तो बबल है, अभी बबल फूटेगा, प्राइस नीचे आएगा तब लेंगे, ये कहती मेंटेलिटी है। नहीं, गोल्ड का प्राइस कभी भी बबल होता ही नहीं है। सिल्वर का प्राइस बबल होता है, गोल्ड का प्राइस बबल होता ही नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। और गोल्ड को कभी मैनिपुलेशन किया ही नहीं जा सकता। बट मैं मेरा प्रेडिक्शन बोलूंगा कि यह जो गोल्ड प्राइस बढ़ा है इसका 4 कारण है। एक कारण है रशिया यूक्रेन का युद्ध, दूसरा कारण है जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम चल रहा था, उसके बीच में अमेरिका, ईरान और तो बहुत सारी चीजें जो कि इजराइल का युद्ध चालू हो गया। और सबसे बड़ा कारण है कि गोल्ड, जो लोग समझते हैं ना कि मैं ज्वेलरी बाइंग कर रहा हूं उसके साथ जो गोल्ड का रेट का कम ज्यादा का कनेक्शन है, नहीं। एक्चुअली टोटल गोल्ड जो सेल होता है उसके अंदर 20 to 25% ही ज्वेलरी फॉर्मेट में बिकता है। बाकी तो लोग करंट कंट्री एज एन इन्वेस्टमेंट के लिए, अपने कंट्री को सेव करने के लिए गोल्ड खरीदते हैं। तो लास्ट कुछ सालों में बहुत सारे कंट्री ने अपना फॉरेन रिजर्व्स को कम करके गोल्ड रिजर्व बढ़ाया। वो डी-डॉलराइजेशन जो चल रहा है कि भाई डॉलर कम करो गोल्ड थोड़ा बढ़ाओ, उसका इम्पैक्ट आ गया। और बहुत सारे हेजिंग फंड, बैंकिंग सेक्टर ने भी एक गोल्ड का एक अलग से पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट किया। तो ये कुछ कारण है गोल्ड का प्राइस बढ़ने का। मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा गोल्ड प्राइस घट सकता है या स्टेबल रह सकता है। बट मैं यहाँ से अगर मैं 5 साल का देखता हूँ तो मेरे को लगता है कि 2.5 से 3 करोड़ पर किलो गोल्ड होना चाहिए। इसका मेजर कारण क्या है कि लोगों का जो अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट था
वो ट्रस्ट कहीं ना कहीं टूटा है। डॉलर में जो लोगों का ये था, सेविंग था, लोग अपना थोड़ा बहुत गोल्ड में और इन्वेस्टमेंट होगा या डी डॉलरेशन होगा, दूसरा कुछ ऑप्शन भी आ सकता है। तो ये सारे कारण से, या जियो पॉलिटिकल भी कारण है, तो इस सारे कारण से आने वाले समय में गोल्ड का प्राइस लॉन्ग टर्म में तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सर अब आपकी पर्सनल लाइफ और कुछ सजेशंस पे बात करते हैं। आपने सर बिजनेस चालू किया था 2 लेबर से और 50 स्क्वायर फीट जगह से। आज 1500 तो लोग हैं आपके पास। आप होल मार्किंग में सबसे बड़े हैं, आप गोल्ड चेन में सबसे बड़े हैं और बहुत अपने पूरे नेशनल लेवल पे इसको फैला दिया। ग्लोबल आपकी एक्सपेक्टेशन है। तो आप अगर अपनी पूरी जर्नी को समराइज करके बात करें, कौन से 2-3 फैक्टर या 4 फैक्टर जो भी आप बताना चाहें कि ये 3 चीजों की वजह से मैं ये सब कर पाया, ये 3 चीजें थी, कुछ सक्सेस फैक्टर बताना चाहें। देखिए, ज्वेलरी इंडस्ट्री में मेरे को लगता है कि सबसे बड़ा चीज था ट्रस्ट। ज्वेलरी इंडस्ट्री में बहुत क्लोज डोर इंडस्ट्री है, यहाँ पे ट्रस्ट फैक्टर बहुत बड़ा चीज है। तो मैंने कोशिश की कि मेरे जो कंज्यूमर है या मेरे से जो भी जुड़े हुए, मैं सबका ट्रस्ट को जीतूं। उसके लिए मैंने जो जो करना है मैंने किया। दूसरा है, मैंने हमेशा कोशिश किया कि कुछ नया करो, दूसरे से तो थोड़ा अलग करूं। ये इसके ऊपर मैंने काम किया। मैंने हमेशा कोशिश किया कि रेट को, जो अगर कोई 2 रुपए में कोई चीज बेच रहा है, मैं उसको 1.5 रुपए में कैसे बेचूं, उसके लिए कितना कम में बनाऊंगा और कितना कम में बेचूंगा, और अच्छे क्वालिटी ज्वेलरी बेचूं। और साथ में मैं मेरा खुद का बोलूंगा कि मैं थोड़ा कुछ चीजों को फॉलो करता हूं। अगर आपके दर्शक भी थोड़ा फॉलो करेंगे, एक है, मैं सीखता रहता हूं। आज भी मैं आपके साथ बैठा हूं तो मैं सीख ही रहा हूं, आपसे बहुत कुछ सीख रहा हूं। तो मैं हमेशा सीखते रहता हूं। मैं अपना एक टाइम रिजर्व करके रखा हूं कि डेली नॉलेज गेन करने के लिए। और मैं थोड़ा हार्ड वर्कर हूं, थोड़ा डिसिप्लिन हूं, और थोड़ा मेरा प्रिंसिपल के साथ में जिंदगी जीता हूं। हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं लोगों के लिए कुछ करूं। मैं लोगों के लाइफ में मेरे साथ जो भी जुड़े हुए हैं, मैं उनको भले के लिए कुछ करूं। मेरा फायदा वो मेरा बाय प्रोडक्ट है, मैं उनका क्या फायदा हो सकता है मेरे वजह से, मैं उसके ऊपर हमेशा काम करने का कोशिश करता हूँ। अमेजिंग। तो ये आपने एकदम वेल ढंग से समराइज किया, बिकॉज जो आपने कही ना 1-2 चीजें, मैं इतने पॉडकास्ट करता हूँ, ये सवाल लगभग सबसे पूछता हूँ और मोटा मोटी ये चीज निकल के आती है कि जो भी इकोसिस्टम में लोग हैं ना, सब मुझ पे भरोसा करते थे। तो अगर आपके पे लोग भरोसा करेंगे तो आप नीचे से ऊपर पक्का जाओगे, और लोग भरोसा तभी करेंगे जब आप उनका फायदा सोचोगे। तो ये मतलब एक बहुत कॉमन चीज मैंने अभी मैं लास्ट पॉडकास्ट सर आपकी ज्वेलरी इंडस्ट्री से अगर बात करूं, सावजी भाई ढोलकिया जो डायमंड किंग है सूरत के, सेम आंसर था उनका लगभग कि भाई मेरा ट्रस्ट था, मैं दुनिया का सोचता था, मैं सस्ता देता था, मैं क्वालिटी देता था, मेरा तो हो गया। तो अगर ये प्रिंसिपल अगर कोई फॉलो कर ले तो हर इंडस्ट्री में आदमी आगे निकल सकता है। और जो लर्निंग वाली बात थी सर आपके, जैसे मैं जर्नी देख रहा था तो बहुत सारी चीजें, जब हैंडमेड से लोग काम करते थे, आप मशीन लेके आ गए थे, जब कुछ दुनिया से मैन्युफैक्चरिंग में थी, आपने पूरा इकोसिस्टम बनाया, तो जो आपकी न्यू इनिशिएटिव है इसने काफी मदद की। एंड लास्ट सर इसी लाइन पे एक मैसेज कि जो अभी बंदा ज्वेलरी इंडस्ट्री में है, आज सोच रहा है कि मैं मैन्युफैक्चरिंग में आऊं या दुकान खोलूं, या जो खोल के ऑलरेडी बैठा है आपको सुन रहा है, उसको आप क्या सजेशन देंगे कि आपके जैसी सफलता पाने के लिए या 10x जाने के लिए वो क्या 2-3 चीजें करें? क्या आपका एडवाइस है उसको? देखिए, ज्वेलरी इंडस्ट्री में और 1-2 चीज है। यहाँ पे है ना, ये क्लोज डोर इंडस्ट्री है, तो यहाँ पे रिलेशन बहुत बड़ा काम आता है। और यहाँ पे रिलेशन नहीं है आपके पास तो रेफरेंस काम आता है। तो रिलेशन बनाइए सबके साथ, जो व्यापारी जिनके साथ भी आप कनेक्ट हो, आप उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करिए, तो फिर डेफिनेटली रिलेशन भी बनेगा और रेफरेंस भी मिलेगा। ज्वेलरी इंडस्ट्री में क्या होता है कि मैं किसी के पास जाऊं डायरेक्ट तो मेरा काम नहीं बनेगा, बट मेरे लिए अगर मेरा राहुल जी के साथ रिलेशन है और राहुल जी ने बोल दिया कि भाई उनसे तुम बिजनेस करो, या बहुत अच्छा प्रोडक्ट देते हैं या बहुत अच्छा उनका सर्विस है, तो वो रेफरेंस बेस्ड बिजनेस है। रेफरेंस में बहुत यहाँ पे बहुत बड़ा काम होता है। उसके बाद आता है प्रोडक्ट और प्राइस। ठीक है, यहाँ पे ये 4-5 चीज ही चलता है। यहाँ पे ज्यादा चीज है नहीं ज्वेलरी इंडस्ट्री में। तो हमने रिलेशन मजबूत रखो, चीज अच्छी देना, चीज सस्ती देना, और रिलेशन मजबूत रखना, तुम्हारा सफल हो जाएगा काम। ओके, तो भाई साहब सभी ज्वेलर्स वाले सुन लेना कैसे ग्रोथ का फॉर्मूला। टफ लगता है पर सिंपल होता है सर। एक चीज मैंने और देखी जो मेरी जर्नी के अंदर, मेरी लर्निंग के दौरान, कि हमको लगता है
बड़ा बनना, सफल बनना, बिलियनर बनना बहुत मुश्किल है। देखा जाए तो गेम इजी है, बस लोग फॉलो नहीं करते उस इजी चीज को। लोग पता नहीं कहाँ उलझ जाते हैं। देखिए आज के दिन में लोग है ना, खासकर मैं यूथ को बोलूंगा कि उनका जो मेजर क्वालिटी टाइम है वो क्या करते, टाइम पास में बिता देते। मैं बोलता हूँ टाइम पास में मत बिताओ। आप जिस सेक्टर में हो उस सेक्टर की आप इतना नॉलेज गेन कर लो कि आप उस सेक्टर में कुछ नया कर सको। देखो नॉलेज से ही तो आपका डिसीजन आएगा। आपको डिसीजन लेने के लिए क्या काम आएगा? नॉलेज। उसके बाद फिर उसको एग्जीक्यूशन के लिए भी चाहिए नॉलेज। आपको टीम बनाना है उसके लिए भी नॉलेज। हर जगह में नॉलेज आपका काम आएगा। और मैं लास्ट 25 साल से 2 घंटे मैंने रिजर्व रखा है मेरा। मैं नॉलेज, मेरे को एक दिन खाना नहीं मिलेगा चलेगा, नॉलेज जरूरी है। और मैं वो सारे नॉलेज नहीं लेता हूं जो नॉलेज मेरे गोल को सपोर्ट नहीं करते। मेरे को डांस नहीं सीखना है, मेरे को गाना नहीं सीखना है, मेरे को ऐसे उठपटक की कोई ऐसा चीज मेरे को सीखना नहीं है, नॉलेज नहीं लेना है जो मेरा टारगेट एंड गोल को सपोर्ट नहीं करेगा। आपने खुद ने एज ए कारीगर या आर्टिसन काम चालू किया, आज आप कारीगर हायर करते हो, तो आप हायरिंग में आप क्या देखते हो या आप क्या डिफरेंस देखते हो जब आप आर्टिसन थे और अब जो ये लोग हैं, और आप हायरिंग के टाइम क्या ध्यान रखते हो, इनको एडिशनल क्या ध्यान रखते हो इनका? देखिए हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ हुनर है। भगवान ने सबको कुछ ना कुछ गॉड गिफ्ट दिया है। मैं 3 चीज देखता हूँ खाली। एक उसका एनर्जी, दूसरा उसका डेडिकेशन, और तीसरा उसका कोशिश। अगर वो लगे है तो मतलब वो कुछ ना कुछ, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों वो कुछ ना कुछ करेगा। अगर उसको लगे रहने की उसकी मेंटेलिटी है। आई डू। मैं हमेशा सोचता था ये बहुत कठिन है, पर मैं बोला चलो कठिन तो है तो ठीक है, करते हैं ना। कोशिश करने में भगवान मिल जाता है, तो ये छोटी छोटी चीज क्यों नहीं मिलेगा? तो कोशिश उसके अंदर है। तो ये 3 चीज अगर है तो मैं सोचता हूँ कि वो मेरा काम का आदमी है। सर अभी रैपिड फायर राउंड की तरफ चलेंगे, लेकिन स्पेशली जो आपके ब्रदर्स हैं जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ज्वेलरी की मैन्युफैक्चरिंग, और अभी कठिन समय चल रहा है, बिजनेस 50-60% डाउन है, और पता नहीं अगले 1 साल तक की तो अपील है, 1 साल में क्या होता है उसके आगे भी कुछ हो सकता है। तो अभी ये लोग जो काफी स्ट्रेस में है या टेंशन में है, इनको आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे कि ये क्या करें? देखिए मेरे जो मैन्युफैक्चरर बंधु है, आज 75 लाख लोग हैं, जिसमें से बहुत सारे आर्टिजन ऐसे हैं जो हर महीने कमाएगा तब उनका घर चलेगा। तो मैं उन लोगों को सजेशन दूंगा कि पहले आप पैनिक ना होइए। गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप लेते हैं थोड़ा ऑब्जर्व करिए। कम से कम 2-3 महीना वेट करिए कि गवर्नमेंट का स्टेप लेके आपको डिसीजन लेना है। बट अभी से आप सोचना का शुरू कर सकते हैं या करना चाहते हैं तो कुछ सजेशन मैं दे रहा हूँ। एक कि अभी तक आप डोमेस्टिक में माल बेच रहे थे, ठीक है भाई, डोमेस्टिक मार्केट बड़ा था, कल छोटा हो सकता है या कम हो सकता है। अभी आप एक्सपोर्ट की तरफ थोड़ा ध्यान दो, और एक्सपोर्ट करने के लिए आपको मेजर जो चीज ध्यान देना है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ज्वेलरी, हाई क्वालिटी ज्वेलरी बनाने के लिए आप उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर या वो कैसे करेंगे उसके ऊपर अभी से काम करना शुरू कर दो। तो आगे जाके आप कुछ माल प्रोडक्ट आप इंडिया में बेचो, कुछ एक्सपोर्ट करो। ये आप जो भी ज्वेलरी कर रहे हो उसमें करो। इसको छोड़ के अगर थोड़ा आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हो कि आप कुछ ज्वेलरी बना रहे हो और आप दूसरा कुछ ज्वेलरी आप बनाना चाहते हो या कर सकते हो, पॉसिबल है, दूसरा ज्वेलरी भी बनाना पॉसिबल है। जैसे मेरा हैंडमेड ज्वेलरी मैं पहले करता था, आज मैं मशीन चेन का मैं इंडिया लीडिंग चेन मैन्युफैक्चरर बन गया। इनोवेशन वाली बात है। तुम ये मैं सोचो मुझे तो यही आता है, मैं क्या करूं? कुछ नया काम सीख लो। तो नया करो कुछ। तो नया करने में मेरे को 3 चीज में मेरे को बहुत अच्छा स्कोप दिख रहा है, जिसका डोमेस्टिक मार्केट भी अच्छा है और इंटरनेशनल मार्केट भी बूम है उसका। एक है सिल्वर ज्वेलरी। सिल्वर ज्वेलरी में मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ कि काफी अच्छा ग्रोथ हो रहा है और इसका इंटरनेशनल मार्केट में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, डिमांड है, और डोमेस्टिक में भी अच्छा डिमांड है। अब सिल्वर ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी अभी से सोचना शुरू करो। दूसरा है आर्टिफिशियल ज्वेलरी या फैशन ज्वेलरी। आने वाला समय में आर्टिफिशियल और फैशन ज्वेलरी का बहुत बड़ा मार्केट इंडिया और इंटरनेशनल हो सकता है। उसके ऊपर भी अभी से सोचना या उसके ऊपर काम करना शुरू कर सकते हो, बाद में जाके उसी के ऊपर आप काम करो। तीसरा है लैब ग्रो डायमंड ज्वेलरी। लैब ग्रो डायमंड ज्वेलरी में डोमेस्टिक में भी आगे जाके बहुत बड़ा मार्केट बनेगा और इंटरनेशनल भी बहुत बड़ा मार्केट बनेगा। तो उसमें भी आप अपना दिमाग दौड़ाओ
उसके ऊपर भी काम करो, तो आगे जाके आप अपना ज्वेलरी, जैसे चाइना आज में मोबाइल बनाता है या टीवी बनाता है, वो अपने देश में भी बेचता है और पूरा दुनिया में बेचता है। हमारा इंडियन मेंटेलिटी क्या है कि मैं यहाँ पे बनाऊंगा, मैं यहीं पे बेचूंगा। आप इजराइल में जाइए, एक छोटा सा कंट्री है, वो जब भी कुछ बनाता है वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि मैं मेरा देश में 5% 10% ही बेचूंगा, बाकी मैं दुनिया को बेचूंगा, दुनिया को क्या जरूरत है। आज मैंने इटली में, जहाँ पे ज्वेलरी का सबसे ज्यादा इनोवेशन होता है, मैं वहां पे जाके देखा उनका 10 to 20% ही डोमेस्टिक डिमांड है, डोमेस्टिक में बेचता है, बाकी वो 80% 90% वो पूरा दुनिया को बेचता है। तो हम अगर जब ज्वेलरी सबसे ज्यादा, सबसे अच्छा, सबसे सस्ता बना सकते हैं, तो हम क्यों ना दुनिया भर का माइंड को थोड़ा ब्रॉड करके पूरा दुनिया को बेचने का क्यों ना सोचे। और एक दिन हम सारे प्रोडक्ट में तो नहीं, ज्वेलरी में तो आपने लोहा मनवाए, यहाँ तो ऑलरेडी तुम नंबर 1 हो ही, यहाँ तो हो ही, यहाँ पे तो स्कोप ज्यादा अच्छा है, तो रास्ता बना हुआ है, बस चलने की जरूरत है। नहीं सर, आपने जो बात की ना, मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, हमारे जो मैं सेशंस वगैरह भी लेता हूँ, बिजनेस कोचिंग भी करता हूँ, मैंने कहा अपने जो प्रॉब्लम है इंडियंस में, एक तो विजन की प्रॉब्लम है। आपने तो कहा ये लोग अपना देश में बेचते हैं, मैं कहता हूँ ये तो अपनी गली में बेचते हैं। मतलब अगर कोई बंदा कह रहा है ना कि मेरा कोई चीज बनाई और अगर वो मेरी गली में बेच के मेरा काम हो जाता है, तो वो दूसरी गली में भी नहीं जाता। क्या अपना तो हो गया ना यार, अपने को क्या लाख का खर्चा है, 2 लाख कमाना है, अपने गली में बेचा, अपना काम हो गया, वो दूसरी गली जाने को तैयार नहीं है, वो इंटरनेशनल कहाँ जाएगा। तो विजन एक बहुत बड़ा इशू है, जिसको आप जैसे लोग रास्ता दिखाएंगे तो लोग आगे बढ़ेंगे। राहुल जी, मैं यहाँ से आपके बात से मैं बोलूंगा कि मैंने जब चेन का प्रोडक्शन शुरू किया ना, मैंने चेन्नई से शुरू किया था। चेन्नई में जब सक्सेस हुआ ना, मैं बोला चेन्नई में कितना बिक जाएगा, 200 किलो 500 किलो, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या किया, मैं सेकंड सिटी लखनऊ गया। लखनऊ के में जाके देखा चेन सबको तो जरूरत है, बट वहां पे बनाने वाला कोई नहीं है और कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। और मैं गया ना, मेरे को सबने डिमोटिवेट किया कि भाई यहाँ पे आके तुम चेन बना नहीं सकते क्योंकि तुमसे पहले आके कहीं चले गए। तो हमारा जो एक मेंटेलिटी होता है ना कि लोग डरा देते तो हम भी डर जाते। मैं बोला चलो देखेंगे, और लखनऊ गया, मेरा सक्सेस हुआ। तो मैं 10 साल में मैंने 15 सिटी ऐड कर दिया चेन मैन्युफैक्चरिंग के। मेरे को कम फायदा हुआ राहुल जी, मैं आपको बोलूंगा, मेरा जो कंज्यूमर था ना, उनको पहले चेन लाना पड़ता था बॉम्बे से, दिल्ली से, उनको लखनऊ का लखनऊ में मिला, बनारस का बनारस में मिला, कानपुर का कानपुर में मिला, पटना का पटना में मिला, इंदौर का इंदौर में मिला, रायपुर का रायपुर में मिला, बेंगलोर का बेंगलोर में मिला, हैदराबाद का हैदराबाद में मिला, कोलकाता का कोलकाता में मिला, जयपुर का जयपुर में मिला। तो मेरा फायदा कम हुआ, उनको फायदा ज्यादा हुआ। लेकिन उसी से तो एक्सपेंशन बना, उसी से तो ब्रांड हुई चीज है। सर, ये जो मोदी जी ने अभी 1 साल की अपील की है, ये 1 साल के अंदर अंदर मामला ठंडा होगा या ये थोड़ा आगे भी बढ़ सकता है? आपकी क्या प्रेडिक्शन है इसको लेके? देखिए, मुझे लग रहा है कि इसका जो इम्पैक्ट है 1 साल में खत्म होने का मुश्किल है, बट गवर्नमेंट थोड़ा अच्छा स्टेप लेंगे तो हो सकता है। बट खाली गवर्नमेंट के ऊपर नहीं है, पूरे इंटरनेशनल हमको देखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है इसका इम्पैक्ट जो है करीबन 2 से 3 साल भी रह सकता है। इसका कारण क्या है? एक है, आज के दिन में अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध, वो कब खत्म होगा किसी को मालूम नहीं है। रशिया यूक्रेन का युद्ध, वो कब खत्म होगा किसी को मालूम नहीं है। हरमुज कब खुलेगा मालूम नहीं है। जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम है, वो कब सॉल्व होगा मालूम नहीं है। और लोगों का एक ट्रस्ट जो था अमेरिका के ऊपर, वो ट्रस्ट कहीं ना कहीं लूज हुआ है। और दुनिया का इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है, पूरा दुनिया में आगे जाके इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ सकता है। ये सारे चीज को अगर आप मद्देनजर रखेंगे तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा लॉन्ग टर्म भी जा सकता है। और सॉल्व होने का भी आपको रास्ता नहीं दिख रहा कहीं भी कि ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि सब तरह की अनसर्टेनिटी है। देखिए, सॉल्व तभी आपको दिखेगा कि जब 1-2 फैक्टर हो। यहाँ पे काफी फैक्टर है। सब कुछ एक साथ बिगड़ा है, तो जब तक सॉल्व नहीं होगा तब तक बैठेगा नहीं। लेट्स मूव टू द रैपिड फायर राउंड। वन मोस्ट कॉमन मिथ अबाउट गोल्ड। गोल्ड के बारे में क्या एक गलत सोच लोग रखते हैं? गोल्ड के बारे में लोग गलत सोच रखते हैं कि सोना वाला चोर है। ये गलत सोच है, बट आज वो सत्य नहीं है। ठीक है। एक कॉमन मिस्टेक जो कस्टमर गोल्ड खरीदते समय करता है? कॉमन मिस्टेक ये करता है कि वो वेरिफिकेशन नहीं करते 4 जगह जाके। सर, आपका मैसेज जो जिनके पास आज की रेट में गोल्ड पड़ा है घर में एज ए ज्वेलरी, उनको आप क्या मैसेज देंगे? 1 वर्ड। होल्ड रखें अभी या बाजार में बेचें? मैं बोलूंगा गोल्ड को होल्ड रखिए, बट वो बैंक में गवर्नमेंट स्कीम के तहत बैंक में जमा कर दो,
या तो ज्वेलर्स को लोन में दे दो। किसी ने बार कोइन गोल्ड एज ए इन्वेस्टमेंट रख रखा है, उसको क्या बोलेंगे? उनको भी बोलूंगा कि आप उससे पैसिव इनकम निकालने के लिए किसी को लोन में दे दो या गवर्नमेंट स्कीम आता है तो उसमें जमा कर दो, आपका इनकम भी चालू हो जाएगा और देश का काम भी आ जाएगा। जो बंदा अभी ज्वेलरी खरीदने जा रहा है उसको क्या सजेशन? आपकी जरूरत की ज्वेलरी खरीदो, इन्वेस्ट के लिए थोड़ा रुक जाओ। सबसे अच्छी चीज ज्वेलरी सेक्टर की क्या लगती है आपको? देखिए, ये सेक्टर डबल प्रॉफिट देता है। एक मैं बिजनेस का इनकम करता हूँ मेरे लिए, और दूसरा स्टॉक, मेरा स्टॉक का वैल्यू बढ़ता है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ज्वेलरी इंडस्ट्री में? ज्वेलरी इंडस्ट्री में क्लोज डोर इंडस्ट्री है। सर, आपने अब तक अपने लाइफ की सबसे एक्सपेंसिव डील क्या की आज तक? सबसे महंगा माल क्या बेचा है? देखिए, अभी हम जो बड़े ज्वेलरी नहीं बनाते, बट मैं महंगा डील बोलूंगा, मैंने अभी नया फैक्ट्री डाल लगाया, उसमें काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट मैंने किया। कौन सा एंटरप्रेन्योर आपको इंस्पायर करता है? देखिए, मैं तो दो इंसान को इंस्पायर करता हूँ और आपके यहाँ पे भी देख के मैं, हमारा दोनों का कॉमन है। देखो, धीरूभाई अंबानी, हाँ, हर इंडियन को उनसे सीख लेना चाहिए, उनका लाइफ से, जर्नी से। और दूसरा एथिक्स एंड प्रिंसिपल, रतन टाटा जी। सर, कोई स्टार्टअप या कंपनी जिसको आपको इंस्पायरिंग लगती है, ये कंपनी बहुत अच्छी लगती है मुझे? मैं आपका एक पॉडकास्ट देख रहा था संजीव बिखचंदनी का। हाँ। उन्होंने जो भी कंपनी में इन्वेस्ट किया, उनका चूज ऑफ द कंपनी एंड चूज ऑफ द एंटरप्रेन्योर। कंपनी तो बाद में होता है, मेरे ख्याल से वो पहले एंटरप्रेन्योर को चूज करता है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है उनके जो भी चूज उन्होंने किया है। कुछ लोग जैसे इंडिया में बहुत सारे मैंने देखा है, मैं इस टाइम मेरे को नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट उनका चूज बहुत अच्छा है। ठीक सर, कोई एक बुक जो आप रिकमेंड करना चाहें? सर, मैं एक नहीं, मैं 4 करूंगा। प्लीज। एक है गुड टू ग्रेट, ठीक है। एक है बिल्ड टू लास्ट, ठीक है। एक है द ऑल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ की। ओके। जिनको भी इन्वेस्टमेंट करने का इच्छा है तो इस बुक को पढ़ ले, तो इन्वेस्टर वो खुद ही बन जाएगा। और एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं इसको। हाँ, तो ये तो इकोनॉमिक्स के फादर हैं, अर्थव्यवस्था की उन्होंने बना रखी है, तो फिर सोचो उनको। और एक है द सीक्रेट। द सीक्रेट, हमारा माइंड कैसे काम करता है, एक छोटे आदमी की सोच और एक बड़े आदमी की सोच में क्या अंतर है, और इज द साइकोलॉजी। अगर उसको किसी को सीखना है तो मैं बोलूंगा द सीक्रेट। उससे बेहतर बुक है ही नहीं दुनिया में। इंसान अगर चाहे तो दुनिया को सब कुछ वो हासिल कर सकता है। अगर किसी ने द सीक्रेट पढ़ लिया तो उससे बेहतर किताब दुनिया में है ही नहीं मेरे हिसाब से। मैंने भी पढ़ा है इसका। आज के दिन में हर लैंग्वेज में वर्जन है। जिसको हिंदी पढ़ना है वो हिंदी पढ़ ले, जिसको बंगाली में पढ़ना है बट पढ़े जरूर, द सीक्रेट पढ़े जरूर। द सीक्रेट पढ़े जरूर। सर, आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, जैसे आप लोग इन्वेस्ट करते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट 100 रुपए में से आपका कहाँ का इन्वेस्टमेंट है? सर, कितना गोल्ड, कितना रियल एस्टेट, कितना स्टॉक मार्केट? सर, मैं 80-20 रूल में हूँ। 80% मेरा गोल्ड में है और 20% मेरा रियल एस्टेट में है। रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट में आप भी नहीं है। अब तो आप सीधे दूसरों को इन्वेस्ट करवाएंगे कि मैं आईपीएल आ रहा हूँ, अब इन्वेस्ट करो। ठीक है सर, लास्ट आपका मैसेज टू एवरी ज्वेलर, जो आर्टिसन है, उसको क्या मैसेज आपका जाते जाते? मैं आर्टिसन को बोलूंगा, इनोवेशन करो और लगे रहो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस पॉडकास्ट का आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा पिछले 1.5-2 घंटे से अपन साथ में? देखिए राहुल जी, आप जो काम कर रहे हैं ना, मैं आपसे काफी इंस्पायर हूं। आपके साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी मैं इंस्पायर हूं। इसका कारण मेरा पर्सनल नहीं है। मुझे लगता है कि ये देश जो है ना, 2 तरीके से एंटरप्रेन्योर बनता है। एक जो कॉलेज से पढ़ के आके अपने बाप दादा का बिजनेस करके बैठते या किसी का फंडिंग लेके बैठते हैं, वो रियल एंटरप्रेन्योर नहीं है। रियल एंटरप्रेन्योर वो है जो जमीन से उठते हैं, जो रास्ते में ठेला से शुरू करते हैं और बाद में जाके एक अंपायर खड़ा करते हैं। और ऐसे लोगों को, जो आप या आपके जैसे लोग, जो उनको आगे जाके जहाँ उनको दिक्कत आता है, आप उनको होल्डिंग करते, हैंड होल्डिंग करते, उनको नॉलेज गेन में मदद करते, ये आप बहुत बड़ा नोबेल काम कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे और कुछ लोगों से मैं इंस्पायर हूँ, और इसीलिए मैं आज आपके साथ बैठा हूँ। मैं आपके साथ कुछ सीखने आया हूँ आपसे। थैंक यू सर, थैंक यू। प्लेजर सर, प्लीज।